एनीवे तो हमने अब तक जो भी चीज़ें अपलोड की हैं वो कहाँ मिलेगा, तो उसको आप जा कर के अपने ऐप पे, या तो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें देख लीजिएगा, या फिर ये वेब ऐप यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो यहाँ भी देख सकते हैं। ये आपको होम पेज है इसका। इसमें आप जेपीएससी वाले कोर्सेज़ में जाएंगे, यहाँ पर व्यू कोर्सेज़, और इसमें सबसे नीचे आइएगा जेपीएससी वाले कोर्सेज़ में। सबसे नीचे में आपको ये 2 क्लासेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें आप पहले पहुँचेंगे बॉयलर इंस्पेक्टर कंटेंट, व्यू कंटेंट देखेंगे, और यहाँ पर जैसे ये लाइव अभी क्लास चल रहा है तो लाइव दिख रहा है यहाँ पर, और अदरवाइज़ आप इसके कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, कंटेंट में यहाँ पर, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग पेपर 1 नोट्स, उसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा 2 नोट्स डाला हुआ है। एक है इंट्रोडक्शन टू बॉयलर्स, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर्स। इस हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में सुल्जर बॉयलर नहीं डाला हुआ है, ठीक है, बेंसन एंड सुल्जर बॉयलर्स हैं, तो बेंसन बॉयलर समझ जाइएगा, सुल्जर बॉयलर मतलब वही चीज़ है लगभग, मोटा मोटे ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें, तो इसलिए वो नहीं डाला हुआ है। बाद बाकी सारे बॉयलर्स इसके अंदर, आप इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, जो भी चीज़ें करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू बॉयलर्स इस तरह से नोट्स है यहाँ प्रोवाइड किया गया है आपको। तो जो पहला शुरुआत का क्लास था उससे फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बॉयलर्स के अंदर क्या क्या खासियत होती है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ दिया गया है, ठीक है। और ये सारे बॉयलर इंस्पेक्टर नोट्स हैं, यहाँ कोर्स है। उसके अंदर रैंकाइन साइकिल मैंने उसमें लिख दिया है, रैंकाइन साइकिल मैं आपको कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ वहाँ पर, ठीक है। आज हम लोग ये ख़त्म करना चाहते हैं मॉडर्न बॉयलर, क्योंकि यहाँ तक आते आते जो आज का क्लास करने के बाद ना आपको बॉयलर का टेंशन खत्म हो जाएगा, बॉयलर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं अपने नोट्स को, ठीक है। दूसरा वाला भी है इसी तरीके से है, उसको आप क्लिक करिए, यहाँ पर PDF में वो दिख जाएगा, और यहीं से आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं अपना नोट्स को, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी जो पहला बॉयलर इन्होंने बनाया, वैसे तो बॉयलर था भी नहीं, लेकिन जो भी मशीन उन्होंने बनाया था एओलिपाइल्स के टाइम से, उसके समय से ये चीज़ें ऐसे है, ठीक है। डेनिस पैपिन का स्टीम जनरेटर, सब चीज़ डायग्राम के साथ प्रॉपरली वेल मेंटेन तरीके से आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। और इन सारे का आप देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं, अपना जैसे भी पढ़ना है उसको कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप चाहें तो इसको देख देख करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं, उससे और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि एक बार लिखने का थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर आपको दिया गया है, अच्छा खासा डिटेल में दिया गया है। इतना डिटेल में एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा कभी भी, लेकिन हाँ, क्योंकि अब हमें पढ़ना है तो हमें तो पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, इसी वजह से ये पूरा डिटेल में आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो नोट्स जो भी होगा उसको पढ़ के और प्रॉपर तरीके से आप उसको एनालाइज करके इस चीज़ का तैयारी कीजिए। हम लोग ये जो इंट्रोडक्शन, बॉयलर का इंट्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगा, ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन जब मैं बता दूंगा, आज की क्लास में एंड तक जो पहुंचे हुए हैं हम लोग, वहाँ पे मॉडर्न बॉयलर्स कैसा होता है उसमें फिर मैं BHL का बॉयलर अगले क्लास में ला के दिखा दूंगा, प्लेटेन सुपर हीटर, डिविजनल सुपर हीटर, फाइनल सुपर हीटर कहाँ कहाँ कैसे लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो आपको बॉयलर का झंझट खत्म हो जाएगा, मतलब उसके बाद पूरा नॉलेज मिल जाएगा बॉयलर्स का, कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो पेपर 2 है, इंजीनियरिंग पेपर 2 का जो सबसे लास्ट सेगमेंट है उसको पहले शुरू करेंगे, जो कि है बॉयलर डायग्राम। हमें क्या है ना कि सिलेबस तो रैंडमली कुछ भी दे दिया है जेपीएससी, उसको क्या पता है कि यहाँ पे कैसे देना है सिलेबस को, जेपीएससी को ये सब का आइडिया नहीं होता है। लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तभी जाकर के वो हमें समझ में आएगा। तो सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस हम लोग अपना बना के पढ़ेंगे टेक्निकली, कि कोहेरेंस में कैसे उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या था कि हिस्ट्री क्या है बॉयलर्स का, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, फिर मॉडर्न बॉयलर्स कैसे होते हैं उनका एक ओवरव्यू, मॉडर्न बॉयलर समझ गए। अब हम लोग बॉयलर का डायग्राम, कि बॉयलर का डायग्राम कैसे होता है, क्या होता है बॉयलर के अंदर में, उसके अंदर प्रेशर पार्ट कहाँ है, वाटर वॉल कहाँ है, डाउन कमर्स कहाँ है, बॉयलर माउंटिंग्स कहाँ है, अगर ड्रमलेस है तो ड्रमलेस बॉयलर में कैसे उसको अरेंजमेंट किया गया, सेपरेटर कहाँ लगाया गया, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको समझेंगे डायग्राम्स में। डायग्राम आपका लंबा चलेगा क्लास, ठीक है। बॉयलर डायग्राम 40 नंबर का वो है टॉपिक। बॉयलर डायग्राम के बाद ही एक एक चीज़ को एक सीक्वेंस वाइज हम लोग समझेंगे। तो इसलिए हमारा स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा है कि पेपर 2 में हो या पेपर 1 में हो, जहाँ पर भी वो पॉइंट हमारे सीक्वेंस में सही बैठेगा उसको उसी टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आएंगे कैलकुलेशन वाला ये सब चीज़ों में। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बॉयलर्स। चलिए, अब ये जो आपको मेरे पीछे डायग्राम दिख रहा है, ये आज का बॉयलर है जो आज हम लोग यूज़ करते हैं। ये है जैसे सुपर क्रिटिकल का बॉयलर है,
ये जो है ये जो है सब क्रिटिकल का बॉयलर है, ये सुपर क्रिटिकल का बॉयलर है। यहाँ बॉयलर ड्रम देखने को मिलेगा, यहाँ बॉयलर ड्रम के जगह पे एक तरह का सेपरेटर लगाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टीम को पानी से सेपरेट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ तक आने से पहले ये जो बॉयलर्स का रूप आपको नज़र आ रहा है, जो आज हर प्लांट में यूज़ हो रहा है, 2025 में यूज़ हो रहा है जो बॉयलर्स में, यहाँ तक कैसे आए मॉडर्न बॉयलर्स, इसी का कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो हम लोग शुरू करेंगे 20th सेंचुरी में जो बॉयलर, क्योंकि इसके पहले के जितने बॉयलर्स थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो न्यूकॉमन के ज़माने से या डेनिस पैपिन के ज़माने से शुरू हुआ था जो बॉयलर का कहानी, वो किस्सा करते करते बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर तक हम लोग समझ चुके हैं कि वहाँ तक आते आते कैसे एक ज़रूरत महसूस होने लगा था कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स बनाए जाएँ, क्योंकि इतना एक्सप्लोजन वगैरह हो गया ना, तो उससे उनको फायर ट्यूब का प्रॉब्लम समझ में आ गया था कि फायर ट्यूब बॉयलर्स। अभी देखिए मैंने वो टॉपिक आपको पढ़ाया भी नहीं है कि फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब, टाइप्स ऑफ बॉयलर किसको कहते हैं, तो उसके पहले ही आप समझ चुके हैं कि जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ये सब पहले से ही आइडिया लग चुका है। इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग इन डेप्थ ही पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को। एनीवे, तो ये तो हमारा एंड है आज के क्लास का, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास का कि क्या यहाँ तक कैसे पहुँचा इंसानियत, यहाँ तक कैसे पहुँचे इंजीनियर्स, जो आज इस तरीके का बॉयलर हम लोग को दिख रहा है, जो बैकपास के माध्यम से बाहर कंबसन गैस अपना इजेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं जो इसमें 20th सेंचुरी में जो बॉयलर्स बने थे वहाँ पर, है ना, 20th सेंचुरी में। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बॉयलर्स। 20th सेंचुरी में जो बनने वाले बॉयलर्स हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले ये जो 20th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 से आगे का पीरियड, है ना, 1900 से लेकर के 2000 आया, 2025 आ गया है, अब ये 21st सेंचुरी चल रहा है। तो यहाँ से लेकर के जो बॉयलर्स की कहानी है उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ऐसा बॉयलर देखते हैं जो कि एक ट्रांजिशन था, मतलब वो 20th सेंचुरी के जो मॉडर्न बॉयलर्स हैं और जो इस 20th सेंचुरी के पहले 19th सेंचुरी के जो बॉयलर्स थे, वही जो लंकाशायर है, कॉर्निश बॉयलर है, उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बन के आया। मतलब ये बॉयलर आने के बाद वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो थे उनका अहमियत समझ में आना शुरू होता है। ये बॉयलर दिखता कैसे है उसको पहले समझते हैं, फिर यहाँ तो हम लोग देख ही लेंगे उसको। ये बॉयलर कुछ ऐसा था जो इन लोगों ने बनाया था, और इसका जो मॉडर्न स्वरूप मैं कह रहा हूँ, उसी समय जो इन लोगों ने बनाया है बॉयलर, तो इस तरीके से उसको रखा जाता था कहीं पर, ठीक है। ये 20th सेंचुरी के बनने वाले सबसे शुरुआत के बॉयलर्स हैं। मतलब इसको समझ लीजिए कि जो मॉडर्न बॉयलर्स हम लोग आज बनाते हैं पावर प्लांट में, उनका ये प्रीकर्सर है, यहीं से शुरुआत होता है, क्योंकि ये पूरा फायर ट्यूब सिस्टम था और इसमें एक नहीं कम से कम 4-5 ड्रम यूज किया जाता था। तो ये जो स्टर्लिंग बॉयलर है, यहां से हमारा कहानी शुरू होगा, क्योंकि ये है एक ट्रांजिशन, एक मिडिल पॉइंट जहां से शिफ्ट होता है वाटर ट्यूब बॉयलर्स, हाई प्रेशर बॉयलर्स, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, ड्रमलेस बॉयलर्स का कहानी यहां से शुरू होता है। तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसका एक बार सिस्टम समझें कि क्या क्या चीजें होती है। स्टर्लिंग बॉयलर जो है ये सबसे ज्यादा एक वाटर ट्यूब बॉयलर था जिसको वाइडली अडॉप्ट किया गया था 19वीं और 20वीं शताब्दी में। डिजाइन इसका किसने बनाया? एलन स्टर्लिंग, उन्हीं के नाम पे ये बॉयलर का नाम रखा गया स्टर्लिंग बॉयलर, और बनाया गया है इसको 1888 में, मतलब 1900 के शुरुआत में ही, लेकिन धीरे धीरे ये बॉयलर फेमस होता है 20th सेंचुरी के शुरुआत में। एनीवे, तो अब इस बॉयलर का क्या खासियत है? ये बॉयलर, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 19th सेंचुरी में क्या किया जा रहा था कि पानी, जो भी हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, उसको जो हीट देने वाला सोर्स है उसके कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। मैं थोड़ा सा पीछे का भी हल्का समझा दे रहा हूँ कि टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, हमें ज़्यादा एफिशिएंसी पाने के लिए, एफिशिएंसी के लिए करना क्या पड़ेगा? हमें ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए यही करना पड़ेगा कि, फिर से ये मैं कम से कम 3-4 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत इसी चीज़ का है। जहाँ हम आग जलाते हैं और आग से जहाँ पे गर्म करते हैं, उसी चीज़ का अहमियत है बॉयलर्स के अंदर में। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फायर जलाया एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक बड़ा सा ट्यूब लिया हमने और फायर जलाया, और इसके आसपास एक अपैरेटस में पानी है, ये पूरा पानी है ऐसे करके, और जब हम इसको हीट देंगे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? फायर जला रहे हैं, जिसको मैं येलो से डिनोट कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने फायर जलाया ये चीज़, ठीक। फायर जलने के बाद क्या हुआ? ये ट्यूब हीटेड हो गया, इसके अंदर फ्लू गैस जा रही है और ये ऐसे जाएगी और मान लीजिए उधर किसी चिमनी से बाहर निकल गई। जब तक ये ट्यूब गर्म हो रहा होगा, इसके कांटेक्ट में जो पानी आएगा ना, जो पानी कहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है, तो उस कांटेक्ट में आने वाले जगह को हम लोग रेडिएटिव सरफेस कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो रेडिएशन से वहाँ पे गर्मी दे रहा है।
तो मान लीजिए इसको मैं कह रहा हूं कि ये रेडिएटिव सरफेस यहां पर है, ये वाला सरफेस जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, यहां गर्मी है ये पूरे सरफेस पे, और इस पूरे सरफेस पे क्या हो रहा है कि इसके कांटेक्ट में जो भी पानी आएगा वो गर्म होगा। पानी गर्म होने के बाद फर्दर कन्वेक्शन से बाकी सारे पानी को भी हीट करेगा। तो पानी का इतना जो हिस्सा है वही कांटेक्ट में आया। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, सरफेस एरिया, ज्यादा से ज्यादा पानी इसके कांटेक्ट में आए। तो हमने क्या किया, रेडिएटिव सरफेस, ये सरफेस एरिया जो पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, गर्म सरफेस एरिया, उसको बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, ट्यूब्स लगा दिए ढेर सारे। अब इसको हटा दीजिए। मान लीजिए आपने इतने दूर में आग जलाया, और आग जलाने के बाद पीछे का जो पूरा सिस्टम है उसमें आपने मल्टीपल ट्यूब्स डाल दिए हैं ऐसे करके, जिसके अंदर ये येलो कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे ट्यूब्स में गर्मी है। ठीक है, अब इनके कांटेक्ट में जो पानी आएगा, तो पानी तो हर जगह पे है, पानी अब बीच बीच में है, पानी बनाते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर से हम लोग। तो पानी यहाँ भी है, मान लीजिए पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है, हर जगह पे। अब ये पानी के कांटेक्ट में ज्यादा आया और इसके वजह से एफिशिएंसी बढ़ा, क्योंकि अब जल्दी हीट कर देगा उसको, ज्यादा हीट कर देगा, हीट का फ्लो, अब हीट लॉस नहीं हो रहा है। तो यही एफिशिएंसी बढ़ाने का ये पूरा प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये तो था फायर ट्यूब बॉयलर, क्योंकि पूरा आग जो है ट्यूब्स के अंदर लग रहा है, फायर ट्यूब है बॉयलर। अगर हम इसको हटा करके आग एक जगह पे जलाएं और ट्यूब्स में पानी डालें तो और भी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ सकता है। तो जो स्टर्लिंग डिजाइन है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि ट्यूब्स के अंदर पानी डालो और उस पानी को आग लगा करके साइड साइड में जो फर्नेस का एरिया होता है वहां पर वो ट्यूब्स को डाल दो और उसके हीट से अपना काम स्टार्ट करो। चलिए, तो उसको समझते हैं हम लोग पीछे कि स्टर्लिंग डिजाइन बेसिकली नोन फॉर इट्स लार्ज हीटिंग सरफेस एरिया, सेफ्टी एंड एडेप्टेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज क्या थी, लार्ज हीटिंग सरफेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी जो थे ट्यूब्स में जाते थे, यानी वो वाटर ट्यूब बॉयलर है। और ट्यूब्स में जाने के वजह से, क्योंकि पतले पतले ट्यूब्स हो गए और बाहर इसका फर्नेस है, इस वजह से सरफेस एरिया ज्यादा मिलता था लिक्विड को वहां पर गर्म होने के लिए। तो स्टर्लिंग बॉयलर एक तरह का ब्रिज टेक्नोलॉजी है। ब्रिज टेक्नोलॉजी मतलब जो 90s के बॉयलर थे, 90s के, और जो 20s के बॉयलर आए, सॉरी ये 90s के बॉयलर और 1800s के बॉयलर, इन दोनों के बीच में एक ये ब्रिज टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब 20th सेंचुरी ये हो गया और 19th सेंचुरी ये हो गया, इन दोनों के बीच में ये एक ब्रिज टेक्नोलॉजी है। जहां पर इस ब्रिज में क्या हमने, इस ट्रांजिशन फेज में हमने क्या नोटिस किया कि फायर ट्यूब बॉयलर से वाटर ट्यूब बॉयलर की तरफ शिफ्ट होना। तो ये क्योंकि मेंस में आने वाला है, लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये इसको एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करना या एज ए इसके मतलब तौर पे मत लीजिएगा जो हम लोग इंजीनियरिंग करते थे, वैसा नहीं है। ये एग्जाम जो आपका एग्जाम होने वाला है वो लिखने के लिए आने वाला, कन्वेंशनल पेपर है, राइटिंग में करना है उसको। तो राइटिंग में करने के लिए इन्हीं चीजों का, इसी तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन हो सकता है ना कि डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ बॉयलर्स, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ बॉयलर्स। अब ऐसा सवाल आ गया, ठीक है, या डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बॉयलर्स, ये एक ऐसा सवाल आ गया। अब यहां पर क्या करना है कि आपको पीछे के जो भी बॉयलर्स आप मेंशन करें या ना करें, एक आध पॉइंट पे स्टर्लिंग डिजाइन या स्टर्लिंग बॉयलर्स को मेंशन करना होगा ताकि आप समझा सकें कि बॉयलर कैसे ट्रांजिशन हुआ है। तो ये है इसका एग्जाम का एसेंस। इसी वजह से हमारा पढ़ने का नेचर जो है कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, राइटिंग के लिए। तो ये जो बॉयलर है स्टर्लिंग बॉयलर, ये एक तरह से एक ब्रिज टेक्नोलॉजी है। इसके पहले वाले जितने बॉयलर थे, ये हो गया बीच में स्टर्लिंग बॉयलर, और इसके पहले वाले जितने बॉयलर थे ये ज्यादातर जो थे फायर ट्यूब बॉयलर्स हुआ करते थे, और इसके बाद के जितने बॉयलर हैं वो ज्यादातर जो बॉयलर्स हैं वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं। अनटिल अनलेस की कोई स्पेसिफिक नीड आ जाए, वो ज्यादातर बॉयलर जो है वाटर ट्यूब बॉयलर हैं, हाई प्रेशर पे काम करते हैं, सुपर क्रिटिकल 225 बार के ऊपर के प्रेशर पे काम करते हैं, और ज्यादा टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ज्यादा सेफ होते हैं। इन सब में जो मॉडर्न बॉयलर्स हैं 20th सेंचुरी के, इनमें क्या क्या चीजें बढ़ गई, वो ज्यादा बढ़ गया, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज्यादा सेफ माने जाते हैं। अब आप कहां सुनते हैं बॉयलर का उस तरह का एक्सीडेंट नहीं, हाँ ट्यूब कहीं कहीं फट जाता है बॉयलर का, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फटता ही रहता है, लेकिन उससे कोई ऐसा फैटल नहीं हो जाएगा, है ना, अनटिल अनलेस कि वो जबरदस्त उस जगह पे ही है ना। ये मशीनरी है, मशीनरी में हादसा कभी भी हो सकता है ना, कहीं पर भी सेफ्टी उस तरह से, एक बार प्लांट के अंदर आप चले गए तो सेफ्टी आपको नॉर्मल जो लाइफ जी रहे थे उससे कम सेफ्टी, माने क्योंकि हैजार्ड्स बढ़ेंगे वहां पर, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगा।
तो जब इंडस्ट्रियल एरिया में है इसका मतलब वल्नरेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू जो नॉर्मल एरिया होती है उसमें। क्लियर? तो हमने क्या समझा कि सेफ्टी के लिहाज से भी देखें तो ये बॉयलर ज़्यादा सेफ है, मॉडर्न बॉयलर्स ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, है ना। तो ये स्टर्लिंग बॉयलर डिज़ाइन को यहाँ बताना ज़रूरी था थोड़ा सा, क्योंकि ये 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और जो बॉयलर का हमने डिज़ाइन देखा बड़ा सिंपल था वो बॉयलर का डिज़ाइन, कि हमने क्या किया है यहाँ पर कि इसके जगह पे ढेर सारे ट्यूब्स ले लिए हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं तो ये सारे के सारे वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर बेसिकली वाटर फ्लो करता है, जो वर्किंग फ्लूइड होता है हमारा। ठीक है, अब ये वाटर फ्लो और बाद बाकी जो है पूरा ब्रिक का स्ट्रक्चर है, और ये ड्रम्स लगाए गए हैं यहाँ पर, जैसे 1 1 2 3 4 और 5, इस तरह से यहाँ पर ड्रम्स लगाए गए हैं, जिसको मड ड्रम भी कह रहे हैं और वो सारी चीज़ें हम लोग कह रहे हैं। अगर साइड प्रोफाइल भी थोड़ा देखा है तो साइड से ये हो गया, बीच का मान लीजिए यहाँ से गर्म करना है, और ये तीनों 1 2 3 यहाँ पर ड्रम हो गए, यहाँ पर बॉयलर ड्रम। तो 3 ड्रम और बाकी नीचे आग जलाने का हिस्सा जहाँ से आपको फायर फर्नेस में मैंने ये जलाना है। अब यहाँ से फायर जलाइए और फाइनली प्रोसेस वही होगा, प्रोसेस कोई नया नहीं है। प्रोसेस हमने ये समझा कि अगर हम यहाँ पे आग जलाएं तो आग जलाने से क्या होगा, ये ड्रम में जो पानी हमने भरा है अब ये ड्रम हीटेड होगा, और ड्रम हीटेड होने से ये क्या कैरी करता है, या फिर मान लीजिए इस पूरे एरिया में सारे जो पानी है इस पाइप्स के अंदर में वो सारे हीटेड होंगे, और ड्रम के अंदर आधा पानी और आधा स्टीम जाने का जगह है। स्टीम जब ऊपर होता है तो वहाँ से आप उसको, वो सुपर हीटेड स्टीम होगा, उसको आप वहाँ बाहर निकाल लीजिए, जो भी प्रोसेस में आपको ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए उसको। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया सेम ही रहा है वहाँ पर, लेकिन तरीका बदल गया है बस उसका। ठीक है, तो हमने मल्टीपल ड्रम लगा करके यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ पे फर्दर गर्म, फिर वहाँ से वहाँ आगे ज़्यादा गर्म, और फिर उसको फाइनली इजेक्ट किया है। तो कोई कॉम्प्लेक्स बॉयलर नहीं है, बड़ा सिंपल बॉयलर है कि आग लगाइए नीचे, वाटर में वाटर ट्यूब्स है यहाँ पे, वैसे ट्यूब्स जो वाटर को कैरी कर रहे हैं वो गर्म होंगे, और फिर उस तरह से बॉयलर ड्रम के ऊपरी हिस्से से, जैसे बाकी सारे बॉयलर्स में अब तक के जितने बॉयलर हमने पढ़ा, बाकी सारे बॉयलर्स में पानी स्टीम जो है यहाँ से सुपर हीटर की तरफ से बाहर आ रहा था, वही प्रक्रिया यहाँ भी यूज़ हो रहा है। सिस्टम में कोई चेंज नहीं है, सिस्टम वही है, बस अंतर ये हो गया कि पहले हम लोग जो आग लगाते थे जो फर्नेस में, वो आग जो है फ्लू गैस जो है वो ट्रैवल करती थी सारे पाइप्स में, और वो रहता था, और पानी जो है खुला रखा रहता था जैसे टैंक में। अब क्या है कि पानी एनक्लोज्ड है पूरे पाइप्स में, एक सर्किट में फ्लो कर रहा है, और हम लोग आग लगा रहे हैं खुले में फर्नेस में। ठीक है, तो चलिए ये प्रक्रिया अगर आपने समझा तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये डायग्राम सब मैंने पहले ही आपको दिखाया। अब इस 20th सेंचुरी के बॉयलर में कुछ कुछ खास चीज़ें हैं कि क्या क्या इनके फीचर्स हुआ करते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं एक एक करके सारे बॉयलर्स को देखते हैं 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी में जो भी है ट्रांजिशन, हाई प्रेशर बॉयलर्स और हाई कैपेसिटी बॉयलर्स की तरफ हमने मूव किया। आज जो बॉयलर्स आप देखते हैं वहाँ से ये जो बॉयलर पूरा पावर बनाता है, तो 800 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1200 मेगावाट तक का हम लोग के पास बॉयलर्स होते हैं, जहाँ से इस लेवल का स्टीम आ सकता है कि वो फिर टरबाइन को मूव करेगा, और पावर जो जनरेशन होगा उसका मैंने बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पहले के तुलना में। तो इतने हाई कैपेसिटी वाले बॉयलर्स तक जो हम पहुँचे हैं वो इसी तरीके से। तो 20th सेंचुरी में क्या हो गया, पहले जो होते थे छोटे बॉयलर, वो मान लीजिए कि 500 किलोवाट बना दिया है बिजली, तो बहुत बड़ा बॉयलर माना जाएगा अपने ज़माने का। अब जो है मेगावाट्स में चलना है 20th सेंचुरी में। तो सबसे बड़ा चेंज क्या दिखा कि अब हाई कैपेसिटी और बड़े बॉयलर्स का ज़माना आ गया, और जो कि हाई प्रेशर पे काम करते थे। ये सब चीज़ें क्यों हुई 20th सेंचुरी में? क्वेश्चंस आ सकता है, क्वेश्चंस कि वाई देयर वॉज नीड फॉर हाई कैपेसिटी बॉयलर्स इन 20th सेंचुरी। आपको लग रहा होगा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जेपीएससी कभी भी बहुत ऐसा नहीं क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछती है उतना ज़्यादा, लेकिन वो बेसिक क्वेश्चन ही पूछती है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो इतना सिंपल दिख रहा है, इसको लिखना भी मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले से ही आप उसको लिखने का अभ्यास करते रहिए। तो इसमें जो है ना ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आएंगे आपके। पहला पॉइंट यही है कि भाई जो कंज्यूमर है, जो कि ज़्यादा डिमांड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बनाना है, जनसंख्या धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रहा है। तो डिमांड ड्रिवन बाय डिमांड फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन पावर प्लांट्स, क्योंकि जो एफिशिएंसी कम है जिस बॉयलर्स का, तो वहाँ पर पावर उतना जनरेट नहीं हो रहा है, और उतना जल्दी इस पूरे पॉपुलेशन के लिए हम लोग इतना जल्दी इतना रैपिड तरीके से सारा बॉयलर नहीं बना सकते हैं।
जैसे आज भी आप देखेंगे हिंदुस्तान का कुछ घर, कुछ गांव ऐसा है जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, जो बहुत दूर दूर के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले एरिया हैं या फिर बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, उन सब जगहों पे बिजली आज भी नहीं पहुंच रहा है या नहीं पहुंच पाया है। तो अगर आप सोचें कि अचानक से ये ट्रांजिशन हो रहा है, तो बड़े बॉयलर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो उतना पावर वो जनरेट ही नहीं कर पाएंगे जितने का हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो पॉपुलेशन के डिमांड को, जो एनर्जी डिमांड है पॉपुलेशन का, उसको फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि दो तरीका है, या तो आप ढेर सारे पावर प्लांट्स बनाइए, जो कि फिजिबल नहीं है, उतना जल्दी जल्दी नहीं बन पाएगा पावर प्लांट्स, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है उसको ऐसा बनाइए कि एफिशिएंसी डबल ट्रिपल कर लीजिए। तब जाकर के मामला यह होगा कि हाँ, एक ही बॉयलर अब इतना है, तो पहले उससे 1000 लोगों के घर में बिजली जा रहा था, अब उससे 1 लाख लोगों के घर में बिजली जा सकता है। तो इट इज ड्रिवन बाय डिमांड फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट के अंदर यह जरूरी हो गया है कि अब ज्यादा हम लोग एफिशिएंट बने। दूसरा है कॉम्पैक्ट सेफर डिजाइन। इसके बारे में बात हो चुका है कि 20th सेंचुरी में ज्यादा रिक्वायरमेंट था कि अगर लोकोमोटिव्स चलाने हैं, 20th सेंचुरी में काफी दिन तक कोयले से चलने वाले लोकोमोटिव्स रहे, तो अगर लोकोमोटिव्स चलाए जा रहे हैं तो वो सेफ हो, ये नहीं कि बीच में इंजन एक्सप्लोड हो रहा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे किस डिजाइन पे आगे जाकर के जो लोफलर बॉयलर है उसके हिसाब से वो लोकोमोटिव्स डिजाइन किए गए, और भी कई तरह के बॉयलर्स, वेलॉक्स बॉयलर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए। जैसा भी बॉयलर आप चूज करेंगे तो कॉम्पैक्ट और सेफ डिजाइन उसका होना चाहिए, तभी जाकर के वो लोकोमोटिव चलेगा या फिर शिप चलेगा या फिर नॉर्मल पावर जनरेशन हो पाएगा पावर प्लांट्स के थ्रू। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट ये है कि 20th सेंचुरी में आने के बाद सुपर हीटेड एंड सुपर क्रिटिकल स्टीम बन गए थे, जिससे टरबाइंस को हम लोग मूव करते हैं। मैंने इस तरह के टरबाइंस डेवलप हो गए थे जहां पर हम लोग सुपर हीटेड और सुपर क्रिटिकल स्टीम को यूज कर सकते हैं। मतलब 225 बार के ऊपर जो प्रेशर पे ऑपरेट करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। तो सुपर क्रिटिकल हो गए, इस तरह के टरबाइंस भी डेवलप हो गए हैं। तो अब जरूरत है कि हम लोग जो बॉयलर अपना बना रहे हैं उसका एफिशिएंसी ऐसा बनाया जाए, उसका डिजाइन ऐसा किया जाए ताकि वो सारी चीजों पर खड़ा उतरे, सारी चीजों को फुलफिल करे। तो चलिए, और भी इसके अलावा, इनके अलावा 20th सेंचुरी में और भी कुछ चीजें हुई। ये क्या हम लोग चैप्टर देख रहे हैं कि 20th सेंचुरी में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें चेंजेस हुआ, क्या क्या डिमांड्स नया आया, उन सब चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। तो ये है राइज ऑफ वाटर ट्यूब एंड फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, कि अब जो बॉयलर का सर्किट होता है, बॉयलर में 4 तरह के सर्किट होते हैं, तो ये जो पानी और स्टीम वाला जो सर्किट है, इस पूरे सर्किट को अब तक जो आप देखे हैं, अब तक पूरा वो नेचुरली वो चल रहा था। नेचुरली मतलब कि पानी फर्नेस में गर्म होता है, वो पानी भाप बनता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो ये जो पूरा प्रक्रिया है नेचुरल तरीके से, नेचुरल ड्राफ्ट में चल रहा था। अगर यहाँ पंप लगा के फोर्स्ड सर्कुलेशन दिया जाए, मतलब और ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए, ज़्यादा वेलोसिटी से उसको मूव कराया जाए, तब क्या चेंजेस होंगे। तो जो मॉडर्न बॉयलर्स, जो आधुनिक बॉयलर्स हैं, उनके अंदर फोर्स्ड सर्कुलेशन, मतलब एक पंप लगा करके सर्कुलेट कराना, फोर्स दे करके सर्कुलेट कराना, वो भी शुरू किया गया है इस समय। तो पहला तो 20th सेंचुरी में वाटर ट्यूब बॉयलर्स आ गए और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर, ठीक है। और इन्हीं में जो मेजर बॉयलर्स आए, जैसे बेंसन सुल्जर का बॉयलर, मैंने बोला कि सुल्जर का बॉयलर बेंसन ही जैसा है, सेम है लगभग। तो बेंसन बॉयलर एक टेक्नोलॉजी, लामोंट का बॉयलर ये भी एक टेक्नोलॉजी, लॉफलर का बॉयलर दिस इज ऑल्सो वन टेक्नोलॉजी, एंड वेलॉक्स का बॉयलर ये भी वन टेक्नोलॉजी। अब क्लास के शुरुआत में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, जो मॉडर्न बॉयलर, जो आज के लगभग 2025 में कोई बॉयलर बन रहा होगा तो उसी पैटर्न पे बन रहा है। तो इनमें से वो कौन सा बॉयलर है, तो हम लोग अब जो बॉयलर बना रहे हैं वो इनमें से कोई भी बॉयलर नहीं है, क्योंकि वो इनके सारे अच्छे फीचर्स को यूज करके एक बड़ा बॉयलर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और उसके अंदर कई चीजें एडवांस की गई हैं। तो कंपनी चाहे कोई भी बनाए, पहले ये होता था कि वो बेंसन का बॉयलर है तो उस कंपनी के बना रहा है, सुल्जर कंपनी अभी भी है, पंप बड़े बड़े बनाती है, तो बेंसन सुल्जर का बॉयलर है तो अलग बॉयलर है। अब कंपनी से मतलब नहीं है, अब क्योंकि पूरा बॉयलर जो है साइट पे फैब्रिकेट किया, साइट पे इरेक्शन किया जाता है बॉयलर का। कंपोनेंट्स हम लोग हो सकता है BHEL से लें, कहीं से भी लें कंपोनेंट्स, लेकिन अब जो बॉयलर है वहाँ हम लोग बनाते हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से बॉयलर बनाते हैं। इनके अंदर जो जो चीज़ें बेस्ट हमने देखा था, क्लियर। तो चलिए उसको अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे बॉयलर्स को समझते हैं। यही सारे बॉयलर जिनका नाम हमने लिखा है, इन्हीं बॉयलर्स को एक एक करके समझते हैं और पहुंचते हैं अपने आज के बॉयलर के पास। अब इस सीक्वेंस में सबसे पहला जो बॉयलर आपको दिख रहा है मॉडर्न बॉयलर में, वो है बेंसन बॉयलर, जो कि 1922 में डेवलप किया गया एक बॉयलर है, बेंसन बॉयलर। अब ये बेंसन बॉयलर क्या है, इसके अंदर क्या खासियत है, ऐसा तो पहले इसका डायग्राम देखेंगे और फिर आएंगे इस चीज पे कि बेंसन बॉयलर का क्या क्या खासियत है। पहले जो मेजर पैरामीटर है, पहले देखिए डायग्राम।
अब जब डायग्राम देखेंगे और पिक्चर जो है बेंसन बॉयलर का, जो ओरिजिनल बॉयलर कहीं पे लगा होगा पुराने समय में, 1922 तो बहुत दिन हो गया ना अब, तो उस समय जो बॉयलर बना था उसका करीब एक पिक्चर है। अब इसको देख के थोड़ा सा आपको एहसास होने लगा होगा कि ये जो है मॉडर्न बॉयलर का थोड़ा थोड़ा रूप ले रहा है ना। जो मॉडर्न बॉयलर हम लोग देखते हैं, अभी आप पावर प्लांट्स में जाएंगे तो आपको जो बॉयलर नजर आएगा, लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा वो रूप ले रहा है, उस तरह का शक्ल ले रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डिजाइन उस तरह से किया गया है। अब डिजाइन में क्या क्या चीजें दी गई हैं उसको देखिए। अब बेंसन जो बॉयलर है उसमें फर्नेस जो है कहाँ रखा गया है, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिएगा। फर्नेस जो है सबसे नीचे का हिस्सा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आग का एक गुण है, आग हमेशा क्या होती है, वो नीचे से ऊपर की तरफ आती है, फायर। तो अब क्या करेंगे कि आपको जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना वो नीचे से दीजिए आप, तो फर्नेस उसका रखा गया है नीचे। ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कोई फर्नेस वहां जलाएगा तो उसका सारा पावर तो एनर्जी तो बाहर चला जाएगा। तो फर्नेस नीचे, फर्नेस के ऊपर अब वो शुरू होता है पानी वाला सर्किट, कि उसके अंदर फाइनली ये तो स्टीम का आउटलेट है, उसके अंदर क्या किया गया है कि ये स्टीम नीचे से ऐसे करके जरूर, ये है कन्वेक्शनल सुपर हीटर, ठीक है। और जो ये सुपर हीटर फाइनली स्टीम को एग्जिट देता है, बाहर निकलता है। हमने क्या किया है कि पानी डाला है ऊपर से इकोनोमाइजर के थ्रू, इकोनोमाइजर से वो पानी आया नीचे, यहां आने के बाद वो रेडिएंट सरफेस, रेडिएंट सरफेस का मतलब है जहां पर रेडिएशन से डायरेक्ट इसके हीट से वो सरफेस गर्म होता है रेडिएशन के थ्रू, बाद में कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है। कन्वेक्शन में एक वर्किंग फ्लूइड होता है जो हीट को सप्लाई करता है दूसरे जगह पे। रेडिएशन मतलब जहां से वो सोर्स आ रहा है, तो जो भी वहां रेडिएटिव करंट्स हैं उनसे गर्म होता है कोई भी चीज। रेडिएंट सरफेस जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है आग के अंदर में, जो हीट देता है किसी भी चीज को, उस हीट से डायरेक्ट रेडिएट होता है, वहां पर गर्म होता है। तो हमने क्या किया कि पानी ऊपर से डाला, इकोनोमाइजर के थ्रू होते हुए पानी आ गया उस रेडिएंट सरफेस पे, वहां पे पानी डायरेक्ट आग के एनर्जी, फर्नेस में जो आग जला उसके एनर्जी से गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद वो सुपर हीटेड होता है। फिर उस सुपर हीटेड को हमने क्या किया है कि उसको भी इसके पास ही रखा है, मतलब वो रेडिएट सरफेस है उसके नजदीक ही किया है उसको भी। और धीरे धीरे क्या होगा कि अब क्योंकि फर्नेस जल ही रहा है तो ये सारे कॉइल्स भी हीटेड है, लेकिन यहां जो हीटिंग होगा वो डायरेक्ट इसके अंदर का हीटिंग नहीं है। ये जो एरिया है ना इसके अंदर, आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर जो गर्म होगा कोई भी सब्सटेंस, तो वो रेडिएशन से गर्म हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो फ्लू गैस, जो फ्लू गैस ऊपर जा रही है, उस फ्लू गैस से हीट ट्रांसफर होकर गर्म हो रहा है। तो ये पूरा एरिया जो है वो कन्वेक्शन से गर्म हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाले जो रेडिएशन से पहले गर्म किया, फिर उसको वापस निकाला और दोबारा उसको गर्म कर रहे हैं कन्वेक्शन के थ्रू, क्लियर। और फिर जाकर के उसको एग्जिट दे रहे हैं, स्टीम का एग्जिट यहां पे है। तो बेंसन बॉयलर देख करके थोड़ा सा आपको लगने लगेगा कि ये थोड़ा सा हमारे मॉडर्न बॉयलर्स का एक स्वरूप है, क्लियर। और साथ में अब क्योंकि एक नॉर्मल फेनोमेना ये है कि हम जहां भी आग जलाते हैं तो आग जलाने पे हमको उसमें एयर देना पड़ता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, और एयर जो है थोड़ा सा वेलोसिटी से देना पड़ता है। जैसे आप चूल्हा जलाएंगे, लकड़ी का चूल्हा, तो आप लकड़ी के चूल्हे या कोयला जलाएंगे तो वहां पर आपको कंटिन्यूअस फूंक मार करके या फिर फैन से उसको अंदर एयर प्रोवाइड करना होगा। तो एयर अगर थोड़ा सा गर्म करके दिया जाए तो और अच्छी बात है, एफिशिएंट है। तो अब क्या करते हैं, ये जो बर्नर यहां जलाया हमने एक बार, एक जो फर्नेस यहां पे हीट किया, अब इसके वजह से पूरा बॉयलर हीटेड हो रहा है, लेकिन ऊपर में थोड़ा कम हीट मिलेगा, नीचे बहुत ज्यादा हीट मिलेगा, है ना। जिस आप हीट के सोर्स से दूर जाएंगे तो कम हीट मिलेगा थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सबसे ऊपर के फेज में ये किया है कि एयर प्री हीटर डाल दिया, एपीएच, ठीक है। मतलब यहां से डक्ट होगा, यहां से एयर पास करेगा। तो अब क्योंकि ये एयर प्री हीटर है, मतलब जो डक्ट होगा यहां पे एयर गर्म हो रहा होगा, तो इस पूरे डक्ट से हम एयर लेकर के नीचे आ रहे हैं और उसको फिर फर्नेस में दे रहे हैं, क्योंकि उसी के वो जो इफेक्ट होता है ना, जो विंड जो इफेक्ट पैदा करता है चूल्हे में, वही इफेक्ट पैदा करना है फर्नेस में। तो इस पूरे एरिया से यहां से एयर प्री हीटर, अब देखिए इसी फर्नेस के हीट से हमने एयर को भी हीट किया है और इसको फिर यहां से सप्लाई किया है। फाइनली वो यहां आकर के इसमें फर्नेस के अंदर वो एयर आ रहा है। फर्नेस के अंदर एयर आना जरूरी है, तो एयर को अगर गर्म करके लेके आएंगे तो और अच्छा है, गर्म हवा वो आग को और ज्यादा बूस्ट करेगी एनर्जी को। तो ये पूरा जो बॉयलर है, और फाइनली जो फ्लू गैस है वो चिमनी से एग्जिट कर गया। फ्लू गैस मतलब आफ्टर कंबसन जो गैसेस आती हैं वो फ्लू गैस होती हैं। तो हमने क्या किया, उसको फिर चिमनी से हीट कर दिया। अगर ये मॉडर्न बॉयलर होता तो हम क्या करते, बैक पास बना लेते, यहां से डायरेक्ट एग्जिट नहीं कराते, इसी फ्लू गैस को और ट्रेवल करा लेते इस तरफ ऐसे करके, ठीक है।
और ये जो इकोनॉमाइजर, क्योंकि ये ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमाइजर वगैरह उठा करके इधर डाल देते हैं, बस वेरी सिंपल। चलिए जब वो आएगा मॉडर्न बॉयलर तो देखेंगे। अभी पहले जो बेंसन का बॉयलर है उसको देख करके ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ गया आपको। अब आते हैं इसके क्या क्या फीचर्स थे जो पीछे हमने लिखा है यहाँ पर, कि कंसेप्ट क्या है, कि इट इज द फर्स्ट वंस थ्रू बॉयलर जिसके अंदर कोई ड्रम नहीं है ना। बाकी के जितने बॉयलर थे उन सब के अंदर ड्रम था, और वो ड्रम में एक सिस्टम ये होता था कि ड्रम में पानी आधा भरा होता था, यहां पर स्टीम होता था ऐसे करके, और स्टीम से हम लोग सुपर हीटेड, ये जो सुपर हीटर होते हैं उसके थ्रू हम लोग इसको बाहर निकालते थे। ये बॉयलर ड्रम होता था। लेकिन यहां क्या है कि डायरेक्टली हमने हीट कर दिया है उसको, माने जो कन्वेक्टिव रेडिएटिव एरिया है वहां से डायरेक्ट उसको हमने निकाल लिया है। यहां पे जो रेडिएटिव एरिया है उससे डायरेक्ट सुपर हीटर कॉइल में चला गया है वो, और सुपर हीटर में जाने के बाद वो अपने हीट से हो रहा है। ये जो कन्वेक्शन का हीट है उसके वजह से, फ्लू गैस का हीट जो है उसके वजह से हो रहा है। यहां पे डायरेक्ट हीट सोर्स, यहां पे जो फ्लू गैस है उसके हीट से ये सारा एरिया हीटेड होता है, तो फ्लू गैस का एनर्जी धीरे धीरे कम होता है। तो एनीवे, तो हमने क्या समझा यहां पर बेसिकली कि ये ड्रम का यहां जरूरत नहीं पड़ा, ये वंस थ्रू टाइप है, ठीक है, वंस थ्रू। यानी इंट्रोडक्शन 1922 में जो बॉयलर बना बेंसन का जो बॉयलर, उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका था वंस थ्रू टाइप के बॉयलर। आज हम लोग जितने भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स बना रहे हैं, 660 मेगावाट, वो तो सुपर क्रिटिकल हो गया, 660 के ऊपर वाले 800 मेगावाट, 1200, इस तरह के जितने हाई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स बना रहे हैं वो सब ज़्यादातर वंस थ्रू टाइप्स हैं, क्योंकि ड्रम का जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो सुपर हीटर है डायरेक्ट उसको डाला हुआ है यहाँ पर कन्वेक्टिव एरिया में, क्लियर। और स्टीम को सेपरेट, अगर स्टीम फिर भी है तो उसको सेपरेट करने के सेपरेटर लगा होता है ड्रम के जगह पे, तो बड़ा आसान प्रक्रिया होने लगा, ठीक है। तो ये था बेंसन बॉयलर जिसने इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे, दिस इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ वंस थ्रू टाइप बॉयलर, जहां पर स्ट्रीम ड्रम का जरूरत नहीं था, या स्ट्रीम ड्रम इसके डिजाइन में नहीं आ रहा था। फीचर्स क्या क्या है कि पानी को डाला गया इकोनॉमाइजर से वो फिर आया इवापोरेटर में, उसके बाद आया सुपर हीटर में, जो रेडिएटिव नीचे हमने देखा वहां से, ठीक। इट वर्क्स एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर, जैसे 221 बार जो है वो क्रिटिकल प्रेशर का लिमिट होता है, तो 221 बार से ज्यादा मतलब 225 बार 230 बार पे काम करते हैं ये सब। इसमें ड्रम का जरूरत नहीं था, इसलिए अगर ड्रम नहीं है तो बबल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपका बॉयलर और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब नीचे वो सब जो लेयर्स में बबल्स नहीं है तो स्केलिंग वगैरह नहीं होगा उसके अंदर में, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। एडवांटेज क्या रहे हैं, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट रहा, तो शिप में भी यूज़ कर सकते हैं, लोकोमोटिव्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि वेरी हाई एफिशिएंसी रहा, क्योंकि एफिशिएंसी अब जो ये बबल फॉर्मेशन ये सब में जो हीट डिसिपेट हो रहा था, जो ड्रम था, ड्रम की वजह से हीट उसका दूसरे सोर्सेज में जा रहा था, ये सब चीज़ें बंद हो गई। और हमने क्योंकि सारा का सारा अरेंजमेंट जो है ना, कहीं पर भी इधर उधर नहीं किया है, सारा अरेंजमेंट फर्नेस के ऊपर ही कर दिया है। नीचे से आग जलाना है और एक एक करके सारी चीज़ों को हमने लगा दिया है, उसी हीट से हम लोग काम करें तो एफिशिएंसी बढ़ गया उसका, क्लियर। एंड नो रिस्क ऑफ स्केल इन ड्रम, क्योंकि वही जो मैंने बोला कि थोड़ा सा अगर आप पानी खराब यूज़ करेंगे, डीएम वाटर नहीं यूज़ करेंगे, जैसे वाटर के अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स, जब ये पानी हीटेड होगा तो ये रिएक्ट करके ड्रम को, एरिया को खराब कर, इसलिए हम लोग डीएम वाटर डीमिनरलाइज कर लेते हैं उसको, पानी निकाल ले उसके अंदर से। उसके अंदर से ऑक्सीजन भी निकालना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें भी स्केलिंग वगैरह करती हैं। तो डी एयरेशन, ये सब मॉडर्न बॉयलर्स के फीचर्स हैं, लेकिन इस समय जो था वो सब चीज़ें नहीं यूज़ किया गया। डी एयरेशन, डीमिनरलाइज करना, वो सब नहीं यूज़ किया गया था। नॉर्मल पानी अपना गया, लेकिन फिर भी स्केलिंग का समस्या वगैरह थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पहली बात तो ड्रम है ही नहीं ना। चलिए, लिमिटेशंस क्या रहे कि कंट्रोल्स अब बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब वो एक ही बॉयलर में सारा कुछ माउंटेड हो गया है, और एक ही, क्योंकि वंस थ्रू है तो थोड़ा सा कंट्रोल्स का सिस्टम, कहाँ पे वाल्व देना है, कहाँ पर क्या करना है, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगेगा, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। और मटेरियल जो यूज़ करना है, तो मटेरियल भी क्योंकि रेडिएटिव एरिया है, वो सारे एरिया हैं, सुपर हीटर्स में अच्छा मटेरियल आपको देना पड़ेगा, बॉयलर के फर्नेस में अच्छा मटेरियल देना होगा, रिफ्रैक्टरी से प्रॉपर कवरेज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा कॉस्ट हाई होता चला जाएगा, तो ज़्यादा वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। मैंने उसका डिमेरिट अगर देखा जाए, वैसे डिमेरिट ये सब तो मैनेजेबल है कि अगर आपका बॉयलर सेफ है, ज़्यादा एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो कॉस्ट थोड़ा बियर करने में वन टाइम कॉस्ट है, क्योंकि वन टाइम नहीं है, मेंटेनेंस में जाएगा कॉस्ट, लेकिन फिर भी उस कंपैरिजन में देखेंगे कि पीछे जितना हीट लॉस, एफिशिएंसी में कमी, उसको देख के उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मैनेजेबल है।
तो ये एक अच्छा बॉयलर बना 1922 में, जिसको हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे समझा हमने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और बॉयलर्स के अंदर नया जो चेंजेस किए गए ताकि और एफिशिएंसी बढ़े, तो अब हमें देखना है अगला बॉयलर। अब ये जो बॉयलर है ये है लामांट बॉयलर, 1925 में बनाया गया इसको और अमेरिका में बनाया गया। अभी तक वो भी बॉयलर अमेरिकन बॉयलर्स ही है ज़्यादातर, अमेरिकन जर्मन ये ज़्यादा बॉयलर्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो चलिए, अब अमेरिका में जो बनाया गया है ये बॉयलर, क्या खासियत है इसके अंदर, इसने क्या किया है, फोर्स्ड सर्कुलेशन को इंट्रोड्यूस किया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट क्या है नया, इसमें नया कंसेप्ट यह है कि दिस इंट्रोड्यूस्ड ए पंप, या फिर एक फोर्स सर्कुलेशन के लिए एक पंप यूज कर सकते हैं। पंप की जगह कंप्रेसर यूज करेंगे और ज्यादा फोर्स सर्कुलेशन होगा, लेकिन फिर भी पंप से भी किया जा सकता है। तो फोर्स सर्कुलेशन यूजिंग ए पंप, क्लियर। और बनाया किसने है, तो वाल्टर डगलस लामांट, यूएस। नाम से मतलब नहीं है, लामांट बॉयलर है, फोर्स्ड सर्कुलेशन, लामांट इज इक्वल टू फोर्स्ड सर्कुलेशन। मतलब अब जो नेचुरल साइकिल चल रहा था उसके अंदर एक पंप लगेगा, पीछे का ही बॉयलर है, उसी बॉयलर के ऊपर एक पंप लगाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं, फिर हम लोग इसको भी समझेंगे। अब ये जो डायग्राम है ये ड्रमलेस नहीं है, इसमें ड्रम लगेगा, क्योंकि ड्रम में स्टीम को सेपरेट करना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ क्या किया गया है, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये जो फीड वाटर का इलाका है, वाटर फ्रॉम हॉट वेल, इसको एक बॉयलर फीड पंप से ये पानी को दिया गया। पानी हमेशा इकोनोमाइजर कॉइल्स के थ्रू नीचे आता है, बॉयलर में जाता है, बॉयलर के फर्नेस में। अब ये पानी यहाँ से यहाँ आया इकोनोमाइजर के थ्रू, और ये यहाँ से फिर आ रहा है ड्रम के अंदर, क्लियर। और इस ड्रम के जो ऊपरी भाग है, अब इस ड्रम में नीचे का हिस्सा जो है वो तो पानी से भरा था, और ऊपर का हिस्सा क्या है, स्टीम से। स्टीम को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ऐसे, और ये वाला स्टीम जो है वही निकालना है सुपर हीटर से। लेकिन फिर भी पहले साइकिल देखें कि कैसे चल रहा है वो, ठीक है। तो जो इसका पानी वाला साइकिल चला, पहले इकोनोमाइजर में है, ये इकोनोमाइजर भी हीटेड है, क्यों, क्योंकि ये सब के सब फर्नेस के पास ही है, ठीक है। ये पूरे एरिया में नीचे फर्नेस है और ये फर्नेस सबको गर्म कर रहा है, ठीक है। हमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बॉयलर अब हो गया है सिंगल ऐसे यूनिट, और इस सिंगल यूनिट में यहां आग जलाना है, वो आग का पूरा फ्लू गैस बाहर निकल जाएगा चिमनी से, ये क्योंकि शुरुआत का बॉयलर है। अब तो बैक पास से करते हैं उसको, क्लियर। तो अब यहाँ आग जलेगा। अब इस इकोनोमाइजर से वो पानी आया, पानी बॉयलर ड्रम में स्टोर, और बॉयलर ड्रम से वो पानी जा रहा है नीचे। अब हमने क्या किया है, इसके पहले के जितने भी बॉयलर थे, अगर उसमें बॉयलर ड्रम यूज़ किया है, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि बॉयलर ड्रम से आने के बाद वो सीधे चला जाता था इसके अंदर, मतलब वहाँ पर हम लोग हीट कर देते थे उस पानी को नेचुरल ड्राफ्ट से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको नेचुरली सर्कुलेट नहीं कराना है, ताकत देके पंप से ज़्यादा वेलोसिटी से उसको सर्कुलेट कराना है। तो क्या किया गया है, यहां पर ये जो है यही इसका फोर्स्ड सर्कुलेशन वाला सिस्टम लगा है, फोर्स्ड सर्कुलेशन, कि अब नेचुरली उसको सर्कुलेट मत कराओ, पंप से और ज्यादा ताकत दो। तो ये पंप लग गया और इस पंप से पुश कर रहे हैं पानी को इधर। जैसे ही वो पानी इधर आएगा, अब ये पानी इस रेडिएंट इवापोरेटर, मतलब ये एरिया जो है रेडिएशन से गर्म होगा, डायरेक्ट आग के, जो भी आग आप जला रहे हैं फर्नेस में, उसके हीट से गर्म होगा, रेडिएशन से। तो अब इसमें रेडिएशन से वो गर्म हो गया, और रेडिएशन से गर्म होने के बाद फिर वो आया दोबारा इस तरफ, और हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयलर में घुमाते रहना है। तो उसको अब कन्वेक्टिव इवापोरेटर, कन्वेक्शन के थ्रू, और जब ये कन्वेक्शन करा लेना है, क्योंकि फायर यहीं पे है, और कन्वेक्शन से जब वो हीटेड हो गया उसको वापस ले जाना, क्योंकि अब ये तो यहाँ तक तो पूरा स्टीम बन चुका है। तो स्टीम को फिर हमने यहाँ दिया, और वही स्टीम यहाँ से सप्लाई हो गया, सुपर हीटर के थ्रू बाहर निकल गया, स्टॉप वाल्व लगा हुआ है। फिर आप उसको प्राइम मूवर मतलब टरबाइन, तो टरबाइन पे उसको दीजिए, हाई प्रेशर टरबाइन पे। अगर आपको और एक बार गर्म करने का मन है, अगर मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं, और मानना क्या है, आप तो इंजीनियर ही होंगे तभी तो क्लास कर रहे हैं। तो अगर आप इंजीनियर हैं और आपका मन किया कि यार हम थोड़ा सा और चेंजेस करना चाहते हैं, एफिशिएंसी और बढ़ाना चाहते हैं, तो एक टरबाइन नहीं यूज करेंगे। आप क्या करेंगे कि प्राइम मूवर जो है, यहाँ पे मान लीजिए एक टरबाइन है ऐसे करके लगा हुआ, वो HP टरबाइन था, वहां गया हाई प्रेशर टरबाइन। हम क्या करते हैं, अब यहाँ से जो स्टीम बचा ना, इसको टकराने के बाद स्टीम का थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, हल्का सा कंडेंस हो जाएगा वहां पे। तो ये जो स्टीम है, अभी भी इसमें ताकत है, तो इस स्टीम को दोबारा ला करके गर्म कर लेते हैं कहीं पे। एक सर्किट यहां बना लिया मैंने, गर्म कर लिया उसको, और ले जा करके एक दूसरे टरबाइन पे, जो कि मान लीजिए इंटरमीडिएट टरबाइन है ऐसा कुछ, उस पर मैंने दे दिया। अब ये जो मैंने हीटिंग किया, ये है रीहीटिंग। तो एक नया सर्किट खोल दिया, उसको मैंने रीहीटिंग कराया, फिर यहां दिया। तो ये अब मान लीजिए मेरा मन कर रहा है फिर से मैं दे दूं उसको, तो दोबारा दे दीजिए यहाँ पर, वो एक सर्किट बना करके फिर वो हीटिंग करेगा, फिर तीसरे टरबाइन पे दे दीजिए, और फाइनली फिर अब कंडेंसेशन होगा।
तो कई तरीके हैं जिससे बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। ये हो गया रीहीटेड, तो एक हो गया हॉट रीहीट, दूसरा हो गया कोल्ड रीहीट, ठीक है, क्योंकि यहां तक पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर चुका होगा, दोबारा उसको फर्नेस में लाना है, वहां से फिर उसको हीट करके प्रेशराइज करके लेके जाना है। तो कितनी सारी चीजें करके हम लोग ये सब कर सकते हैं। और जहां तक बात रही एयर की, तो आपको एयर देना है कंबसन चेंबर में, फिर यहां पर देना है एयर, क्योंकि फर्नेस में आग यहीं पे जल रहा होगा, तो एयर उसके अंदर ही हमने गर्म कर लिया है, मतलब फर्नेस के हीट से ही इसके एयर प्रीहीटर को हमने गर्म किया यहां पर, और कोल्ड एयर इधर से डाला हमने, कोल्ड एयर गर्म हो गया, गर्म होकर के हम उसको फिर इंसर्ट करा सकते हैं इस जगह से, ताकि एयर मिलता रहे उसको। तो ये डक्ट का सिस्टम हो जाएगा, ये ऊपर वाला डक्ट का सिस्टम है, डक्ट से ही एयर आता है, एयर पाइप से नहीं लेते हैं। और बाकी वर्किंग फ्लूइड जो है छोटे छोटे ट्यूब से आगे गया। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो जो अपना अगला लामोंट बॉयलर है वो देख करके लगभग ये हमारे आज के बॉयलर जैसा है, बस उसमें अंतर यही है कि इकोनोमाइजर यहां डाला हुआ है। अगर आज का बॉयलर होता तो यहां से वो ऐसा मूव होता है अंडर ऐसे करके और इस तरह का हो जाता है, और फिर इकोनोमाइजर शिफ्ट हो जाता है इस तरह वर्टिकली ऐसे, बस इतना ही फर्क है, बिल्कुल वो आज के बॉयलर जैसा है। फिर हम लोग ये जो कंबसन हुआ तो उसको ऐसे इधर से फ्लू गैस को ऐसे मूव कराते, फोर्स कराते, फिर फ्लू गैस को यहां से बाहर निकालते, फिर वो यहां आगे जाता है ईएसपी में से, उसका अंदर का जो भी पार्टिकल्स है, जो भी डस्ट है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है ईएसपी में सेपरेट होता है, ईएसपी से फिर चिमनी में पहुंच जाता है। अगर आप उसका फ्लू गैस में से सल्फर निकालना चाहते हैं तो बीच में एक एफजीडी के फ्लू गैस सल्फराइजेशन यूनिट होता है, डीसल्फराइजेशन, और वहां से फिर हम उसको डीसल्फराइज करके तब चिमनी से बाहर निकालते हैं। और ये पूरा प्रक्रिया जो होगा, जो फ्लू गैस का प्रक्रिया, ये सब फोर्स्ड होगा, इसलिए एफडी फैन यूज किया जा रहा है, क्योंकि अब वो नेचुरल तरीके से उतना रफ्तार नहीं है कि वहां तक निकल जाएगा चिमनी से बाहर, जाए तो चिमनी क्योंकि बहुत ऊंचा है, तो फोर्स सर्कुलेशन बाहर निकालने के लिए फोर्स ड्राफ्ट। तो ये पूरा प्रक्रिया जो मॉडर्न बॉयलर्स का है अब इस तरह का होने जा रहा है। तो जो लामोंट बॉयलर है उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, लामोंट बॉयलर ने इंट्रोड्यूस कर दिया है फोर्स सर्कुलेशन, कि एक पंप के थ्रू हम लोग फोर्स कराएंगे उसमें, जो पीछे हमने डायग्राम में देखा। फीचर क्या है, फीचर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी यहाँ पॉइंट्स के माध्यम से समझें कि वाटर ड्रॉन फ्रॉम स्ट्रीम ड्रम बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब इसमें देखिए कि पंप में क्या होता है, पहला फीचर कि वाटर जो है अब यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू खींचा जा रहा है, क्योंकि पंप के अंदर क्या होता है, एक सक्शन होता है, एक डिस्चार्ज होता है, तो ये डिस्चार्ज इस साइड में है, सक्शन इस साइड में है। क्लियर? फीड पंप अलग है, फीड पंप तो इकोनोमाइजर में देगा, फिर वो यहां पर आ जाएगा, पहले से वो हीटेड रहता है पानी क्योंकि। चलिए अब यहां हमने क्या देखा, दूसरा है कि पंप सर्कुलेट्स वाटर थ्रू इवापोरेटर ट्यूब्स, जो पीछे हमने डिस्कस किया। साथ में स्टीम वाटर मिक्स रिटर्न्स टू द ड्रम एज सेपरेशन एंड देन सुपर हीटर, ठीक है, कि वो ऐसे करके लौटेगा, जहां पे आपने देखा कि स्टीम जो है यहां से वो इस तरह से लौट रहा है, फिर से वो ड्रम में लौटेगा, फिर वो सुपर हीटर के थ्रू बाहर जाएगा, जहां पर उसको टरबाइन से प्ले कराना है। सो दिस इज द प्रोसेस विच वी आर यूजिंग इन दिस लामोंट बॉयलर, जो कि 1925 में बनाया गया। अमेरिका इस समय बर्बाद भी है, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आने ही वाला है। चलिए, और दुनिया जो है वर्ल्ड वॉर से जस्ट उभरी है अभी, 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें अमेरिका बहुत ये हेल्प भी कर रहा था जर्मनी का, भी 1929 के बाद से नहीं कर पाएगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा। खैर वो तो अलग मुद्दा है। एडवांटेज क्या होंगे इसके, फोर्स सर्कुलेशन यूज तो किया, एडवांटेज क्या होगा कि यूनिफॉर्म हीटिंग होगा, प्रिवेंट्स ट्यूब डैमेज, हाइयर एफिशिएंसी देन नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स, कि नेचुरली जो सर्कुलेट कराते हैं उसमें वो वेलोसिटी, वो फ्लो नहीं मिलता है। लेकिन अब क्योंकि पंप का ताकत भी साथ में है, तो ज़्यादा तरीके से उस पूरे सर्किट में जो फ्लो होगा वर्किंग फ्लूइड का, वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा एफिशिएंट हो, अब बॉयलर जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। लिमिटेशन क्या है कि इट नीड्स कंटिन्यूअस पंप ऑपरेशन, पंप ही ट्रिप कर गया बीच का, मान लीजिए पंप में कुछ कचरा चला गया, चोक हो गया, पंप का मेंटेनेंस जाएगा, तो पंप खत्म तो पूरा सर्किट खत्म, क्योंकि जिस सर्किट में पंप आ गया है, तो अब क्योंकि वो सक्शन डिस्चार्ज करेगा ही, ऐसा नहीं कि आप यहां से दे देंगे और पंप में से वो पानी अपने आप बाहर निकल के चला जाएगा, कि अगर पंप नहीं रहेगा तो उस केस में हम इसको नेचुरली कर लेंगे, नहीं, पंप का सिस्टम है तो पंप ही ऑपरेट करेगा, तभी काम हो पाएगा उस पूरे सर्किट में। तो पंप गया तो सब कुछ गया, है ना। तो इट नीड्स कंटिन्यूअस पंप ऑपरेशन, तो इफ पंप इज नॉट देयर, नो पंप, देन शट डाउन, ट्रिप कर जाएगा बॉयलर, शट डाउन, ठीक है। एंड स्लाइटली लोअर एफिशिएंसी देन बेंसन, क्योंकि थोड़ा सा एफिशिएंसी बेंसन से कम होगा। बेंसन में इस तरह का पंप वगैरह नहीं हुआ करता था, वहां पर
उससे थोड़ा सा कम होगा। वैसे बेंसन छोटा भी था, है ना, इसके कंपैरिजन में लामाउंट बॉयलर उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो एफिशिएंसी जाहिर सा बात है, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड ज़्यादा कैरी कर रहा है, ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहा है, तो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है एज कंपेयर टू बेंसन, बट ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है। अब लामाउंट बॉयलर के बाद हमने देखा अगला बॉयलर, वो है लॉफलर बॉयलर। इसमें एक नया कंसेप्ट यूज होगा, वो कंसेप्ट क्या है उसको पहले समझते हैं। लॉफलर बॉयलर ये 1923 से 30 के बीच में जर्मनी में डेवलप किया गया, है ना। कंसेप्ट क्या यूज किया गया है कंसेप्ट में, कि इट यूजेस सुपर हीटेड स्टीम टू इवापोरेट फीड वाटर, नॉट फर्नेस ट्यूब्स। क्लियर। अब देखिए फीड वाटर कहां था, इकोनोमाइजर के पास जाएगा, और यहां कंसेप्ट, नया कंसेप्ट क्या आ गया है कि अब हम लोग वो जो फ्लू गैस का सिस्टम था ना, जो फर्नेस से आता था, फर्नेस से जो आग का गर्मी वहां तक पहुंच रहा था, उससे नहीं हीट करेंगे। इको कॉइल, सॉरी, इसमें जो सुपर हीटेड स्टीम का जो गर्मी है, इसके यूज से हम लोग गर्म करेंगे फीड वाटर को। एग्जाम पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें क्या सोचा गया कि ये जो इकोनोमाइजर है यहां पर, इसके अंदर जो हीटिंग कराना है, तो वो अब इसके अंदर से नहीं आएगा। मतलब जो फर्नेस से हम लोग उसको हीटिंग नहीं कराएंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो सुपर हीटर के अंदर जो यहाँ पे गर्मी है, इस सुपर हीटर के गर्मी से उसको हीट करेंगे। बस इतना ही सोचा गया, और कुछ नहीं है। अब उसके लिए अपैरेटस थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि सुपर हीटर जो निकलेगा, ये देखिए, ये जो सुपर हीटर है, अब यहां से वो जा रहा है, और सुपर हीटर को एक रेडिएंट सरफेस से जोड़ा गया है, और ये वाला चीज फर्दर फिर कूल कर रहा है, हीट कर रहा है इकोनोमाइजर को। तो इकोनोमाइजर जो है अब यहाँ पे डायरेक्ट फर्नेस से नहीं गर्म हो रहा है, इकोनोमाइजर के अंदर का जो फीड वाटर है वो गर्म हो रहा है सुपर हीटर के, ये जो सुपर हीटर है इसके गर्मी से। बस इतना ही चेंज है। तो लॉफलर बॉयलर में ये चीज़ है, क्योंकि वैसे इसका पूरा सर्किट मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि बड़ा बेसिक सर्किट है, कि फीड पंप है यहाँ पर, और इस फीड पंप में यहाँ से पानी आना है। इस फीड पंप में यहाँ से फिर हमने फीड वाटर डाला, और फीड वाटर जो है, अब क्योंकि इकोनोमाइजर में गर्म करना है फीड वाटर को पहले, तो फीड वाटर को गर्म किया गया, ठीक है। और ऐसे गर्म होने के बाद अब वो आता है नीचे, और ड्रम जो है इसका नीचे लगा हुआ है ना, ये है बॉयलर ड्रम। क्लियर। अब ये जब बॉयलर ड्रम में आएगा, तो अब यहाँ क्योंकि ये हीटेड है, तो फाइनली फिर यहाँ से जो भी हीट का, यहाँ से फिर हमने पानी लिया है, और पानी कहाँ दिया, बॉयलर लेकर के, जो पानी का मिक्सचर है, फिर हमने वही जो सुपर हीटेड स्टीम है उसको फिर ऐसे सप्लाई किया है। सुपर हीटेड स्टीम फिर यहाँ से गया है, और फाइनली ये सुपर हीटर इस तरह से, और तब यहाँ से मूवमेंट है। क्लियर, ठीक है। तो जो भी सुपर हीटेड स्टीम है, जो बॉयलर यहाँ नीचे गर्म हो रहा था, उसका सर्किट यहाँ से गर्म होगा, और फिर ऊपर की तरफ उसका ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हीट यूज़ करना है इस एरिया में कीजिए, और जो रेडिएंट सरफेस इसका बनाया गया है वो इस एरिया में, ठीक है। मतलब मेन जो गर्म करना है वो सुपर हीटर को गर्म करना है। एक बार फिर से मैं फाइनली समराइज कर दे रहा हूँ कि असल में देखिए, जो भी कोयला वगैरह डालना है ना आपको, वो फर्नेस दिया गया है इस एरिया में। ऑयल, एक सेकेंड, कि ऑयल फ्यूल जो भी कोयला आपको डालना है, जो भी जलाना है, तो वो वाले इस एरिया में जलाइए आप उसको। और जो ये सुपर हीटर का कॉइल है वो उधर से ही गुजरेगा और वो गर्म होगा, और वही सारी चीज़ों को गर्म कर रहा है फिर फाइनली। तो बस थोड़ा सा चेंज किया गया कि अब इसमें फर्नेस यहाँ न लगा करके उधर लगाया गया है, और सुपर हीटर के गर्मी को यूज़ करके सारा साइकिल चलाया जा रहा है। तो अगर आपने फ़ैन लगाया कहीं पे, तो फ़ैन का कहाँ से इनलेट देना है, फ़ैन को भी फिर यहीं पे हवा देना है। तो फ़ैन जो दे रहा है, एपीएच जो है इसका, एयर प्रीहीटर, वो यहीं पर उसको फिर गर्मी दे रहा है। तो लॉफलर बॉयलर सुपर हीटर के जो गर्मी है, और सुपर हीटर का गर्मी कैरी हो रहा है उसी रेडिएंट सरफेस से, उसके थ्रू वो चलते हैं। बस सिंपल सा ये देखना है कि जो वाटर वॉल हुआ करते हैं, वाटर वॉल, वो वाटर वॉल क्या काम करते हैं कि जब आप फर्नेस में आग यहाँ जलाते हैं, मान लीजिए फायर है और चारों साइड से वाटर वॉल है, ये इसको कहते हैं रेडिएंट सरफेस। अगर इसके वाटर वॉल को हटा करके, ये वाटर वॉल सारे हटा दिए हमने, और इसके जगह पे बस ये जो आपका सुपर हीटर कॉइल है उसको जब डाल देते हैं हम लोग चारों तरफ में सुपर हीटर कॉइल्स को, तो ये कहला जाएगा लॉफलर बॉयलर। ठीक है, बस इतना सा फर्क है उसके अंदर। रेडिएंट सरफेस पे डायरेक्ट सुपर हीटर यहां से गया हुआ है। क्लियर। तो चलिए ये हमने समझा। अब इसके थोड़ा फीचर देखते हैं कि स्टीम जनरेटेड इन ट्यूब्स सेंट टू सुपर हीटर, जो भी स्टीम जाएगा वो सुपर हीटर में जाएगा, एंड पोर्शन ऑफ सुपर हीटेड स्टीम रिटर्न टू इवापोरेटर ड्रम टू जनरेट मोर स्टीम, एलिमिनेट्स रिस्क ऑफ स्केलिंग इन फर्नेस ट्यूब्स।
कि जो भी इसका फर्नेस ट्यूब्स होता है वहाँ जो हीट की वजह से जो स्केलिंग आता है उस साइड में, जो आपने देखा ना पपड़ी जैसा जो ऊपर आता है स्केलिंग, तो उसको एलिमिनेट कर देगा क्योंकि फर्नेस अब जो है ऊपर की साइड में। एडवांटेज क्या है? रिलायबल अंडर पुअर फीड वाटर कंडीशन, क्योंकि स्केलिंग नहीं हो रहा है तो फीड वाटर का क्वालिटी थोड़ा सा माने खराब कहें या फिर इन्फीरियर कहें पहले से, पुअर फीड वाटर कंडीशन में भी वो काम कर सकता है। एंड इसको कहाँ लगाना चाहिए ज़्यादा? ये मरीन बॉयलर्स और लैंड बेस्ड पावर प्लांट्स में इसको ज़्यादा यूज़ किया गया। तो ये इसकी खासियतें हैं। लिमिटेशन क्या है कि एक जो पंप चाहिए बहुत ज़्यादा पावरफुल चाहिए और अरेंजमेंट काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो लॉफलर बॉयलर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, है ना। अगर लॉफलर बॉयलर का कहीं पे पिक्चर्स वगैरह हो तो ये पिक्चर बगल में रखा हुआ है, ये है लॉफलर बॉयलर। और अक्सर ऐसा बॉयलर थोड़ा छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है। ड्रम जो है नीचे के साइड में, बॉयलर ड्रम नीचे लगाया हुआ है। चलिए अब अगला बॉयलर देखते हैं और उससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा सीखने को कोशिश करते हैं। ये जो है इस कड़ी में आखिरी बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर। मतलब जो मॉडर्न बॉयलर्स बनाए गए शुरुआती समय 20th सेंचुरी के शुरुआत में, ये उस सीक्वेंस में बनने वाला सबसे ज़्यादा उस समय का सबसे आधुनिक बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर। और छोटा बॉयलर हुआ करता था। इसके बाद जो बॉयलर्स बनने लगे वो उन्हीं, अब तक जितने बॉयलर थे बैबकॉक विलकॉक्स के आगे के जितने बॉयलर्स थे उन्हीं के अंदर का मॉडिफिकेशन है। माने बेंसन बॉयलर का मॉडिफिकेशन हो गया, सुल्जर का मॉडिफिकेशन हो गया, लामोंट का मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब उन्हीं के मॉडिफिकेशंस और कई फीचर ऐड कर करके बॉयलर्स बनाए गए हैं जो कि हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। तो वेलॉक्स बॉयलर के बाद 1930s से लेकर के माने 1990s और 2025 तक मान लीजिए कि जो बॉयलर यूज़ करते हैं वो किसी एक नाम का बॉयलर नहीं है, अब उसका पूरा स्वरूप बदल गया है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इनमें से ही जो भी चीज़ें इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था वही सारी चीज़ें हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। एनीवे, तो वेलॉक्स बॉयलर क्या है? इसके अंदर ये टर्बो बॉयलर है। टर्बो इज इक्वल टू टर्बाइन। जहां भी ये वर्ड दिखे आपको टर्बो मतलब होता है टर्बाइन। क्लियर? और टरबाइन कहाँ यूज करते हैं? टरबाइन जहां भी हमको कंप्रेस करना होता है। वैसे अगर मान लीजिए टरबाइन को आप मूव कर रहे हैं स्टीम से, तो स्टीम का एक्सपेंशन होगा। और अगर आप टरबाइन के अंदर वर्किंग फ्लूइड डाल रहे हैं और टरबाइन के, तो वो वर्किंग फ्लूइड को कंप्रेस करेगा। ठीक है, मैंने जो बोला अभी उसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से दिखा रहा हूं कि दो केसेस में बना रहा हूं यहां पर, एक्सपेंशन और कंप्रेशन का। ये मान लीजिए एक केस है एक्सपेंशन का जो अब तक हम देखते चले आ रहे थे, और एक केस है कंप्रेशन का। अब इन दोनों केसेस में कैसे वो कंप्रेस या एक्सपैंड करेगा? एक केस में आप क्या कर रहे हैं, पाइप आपने लिया और यहां पर एक नोजल लगाया, मान लीजिए ऐसे करके नोजल दे दिया आपने, और यहां से आप टरबाइन को मूव करा रहे हैं। ये टरबाइन है, यहां कोई भी टरबाइन में ऐसे ले रहा हूं, ठीक है, रैंडम सा टरबाइन। आपने क्या किया, इसके अंदर है स्टीम, प्रेशराइज्ड स्टीम, और इस प्रेशराइज्ड स्टीम से आप टरबाइन को घुमा रहे हैं। तो ये जो कहलाएगा एक्सपेंशन कहलाएगा, क्योंकि स्टीम यहां आकर के एक्सपैंड हो रहा है। अगर आप कोई वर्किंग फ्लूइड ले रहे हैं कि मान लीजिए इसके अंदर आपने एक टरबाइन ऐड किया, और टरबाइन थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये टरबाइन मान लीजिए इसके अंदर, और इसके अंदर आप कुछ इस तरह का प्रक्रिया कर रहे हैं कि एक तरफ से इनलेट हो रहा है, मान लीजिए रेडियल है तो ऐसे इनलेट हो रहा है, या फिर जैसे भी इनलेट आप ले लीजिए। इनलेट करके टरबाइन एक्शन से जब आप मूव करा रहे हैं उसको, लिक्विड हो या गैस हो गया, जो भी हो गया, तब ये कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ कि टरबाइन अब यहां अपना एक्शन दिखा रहा है, यहां पर स्टीम अपना एक्शन दिखा रहा था। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन ये प्रक्रिया है। तो जहां भी ये प्रक्रिया हो रही होती है उसको हम लोग टर्बो कह देते हैं, टर्बोचार्ज्ड। क्लियर? जहां पे टरबाइन के एक्शन से कंप्रेशन दिया जाता है। तो जो वेलॉक्स बॉयलर है उसके अंदर हम लोग इसी तरीके का कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, इट इज ए प्रेशराइज्ड कंबसन विद गैस टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर, और इसीलिए इसको कंबाइंड साइकिल कहते हैं। कंबाइंड साइकिल जहां पर कंप्रेशन दिया जा रहा है शुरू में ही, ठीक है, बाकी जगहों पे कंप्रेसर यूज नहीं कर रहे थे, इस जगह पे कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, इसलिए कंबाइंड साइकिल है। पहले इसका पिक्चर देखते हैं। अगर आप इसका एक्चुअल पिक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है बॉयलर। वैसे ये पूरा बॉयलर नहीं है, पूरा प्लांट का सेटअप है जिसके अंदर टरबाइन, जनरेटर सब दिखाया गया है। ये एक बॉयलर कुछ ऐसा है, पोर्टेबल, छोटा ही रहता है। और यहाँ पर ब्राउन बोवेरी आप देख रहे हैं ना, ब्राउन बोवेरी, इन्होंने ही ये बॉयलर बनाया है, ये इसी कंपनी ने बनाया है। चलिए, तो अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्या अपैरेटस ये दिया गया है और किस तरीके से बॉयलर ऑपरेट कर रहा है। बड़ा सिंपल तरीका है।
ये बॉयलर क्यों बनाया गया? ये बॉयलर बनाया गया है बहुत जल्दी प्रेशराइज करके, बहुत जल्दी स्टीम जनरेट करके और बहुत जल्दी अपना काम करने के लिए। ये मतलब रफ्तार के लिए कि यूं आपने बटन दबाया और आपका बॉयलर फटाफट सब कुछ काम कर रहा है, जल्दी जल्दी में वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है इतना जल्दी? स्टीम काम क्या मतलब क्या है कि स्टीम जल्दी से जनरेट कर ले रहा है वो। ये उसका अपैरेटस है। उसमें क्या करना है कि जो आपका टर्बो वाला हिस्सा है, जो टरबाइन जो है जिससे कंप्रेस्ड एयर जाएगा, वो है यहां पर। ये है टर्बो हिस्सा, जिसको हम लोग चार्ज भी कह रहे हैं कि चार्जिंग सेट जो है ये है वही टरबाइन का सेट। यहां से क्या होगा कि जो भी एयर होगा या जो भी स्टीम होगा वो बड़ा हाई वेलोसिटी से कंप्रेस होकर के जाएगा और फाइनली ये कंप्रेस होकर के पहुंच जाएगा इसके अंदर में जहां पर स्टीम सेपरेटर है। ठीक, स्टीम सेपरेटर मतलब जहां पानी और स्टीम को सेपरेट करना है। अब इसमें से ये जो प्रक्रिया है, यहां से जो स्टीम आएगा उससे ये पूरा सिस्टम गर्म होगा। एक नंबर जो है आपका कंबसन चैम्बर ऑफ वेलॉक्स कि मतलब फाइनली यहां करके कंबसन होगा, बेसिकली कंबसन होगा। और कंबसन होने से इसके आसपास जो है ना ट्यूब्स को ऐसे करके लपेटा हुआ है और वो जो दिख रहा है सिंगल वाला वो इसका फाइनल आउटपुट है। तो अब क्योंकि कंबसन इसके अंदर हो रहा है और वेलोसिटी बहुत तेज रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन होता है, उसके अंदर कैसे हम लोग आग जो जलाते हैं, अगर आपने उसके अंदर फूंक मारा और वेलोसिटी जितना है थोड़ा कम है तो आग को जो है ना थोड़ा कम ताकत मिलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें जो है ना सुपरसोनिक स्पीड पे डाल दिया है तो जो थ्रस्ट मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्क्रैमजेट इंजन वैसे ही काम करता है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो आग जलना है उसको मैं थोड़ा सा प्रेशर दे करके, कंप्रेस्ड एयर दे करके तेजी से जलाता हूँ। तो अब ये जो यहाँ पर आग आ रहा है, यहाँ जो फायर जलना है वो एयर के थ्रू इस तरह से बहुत कंप्रेस्ड तरीके से जलेगा। वो कंप्रेस्ड एयर आएगा और बहुत वाइगरस यहाँ पर इसका जलना होगा। और इसके आसपास हमने क्या किया, फर्नेस के बाहर पूरा ट्यूब लपेटा है, उस सारे ट्यूब को यहाँ पर ला करके फाइनली दे देना है। तो बस इसमें एक ही एडिशनल फीचर है कि कंप्रेस्ड एयर आना है। क्लियर? कंप्रेस्ड एयर यहाँ आएगी और फिर ये आग इसके अंदर जलेगा और उस तरफ से जो है वो पूरा वाटर का सिस्टम है। ठीक है, जो ट्यूब्स में है। चलिए अब यहां पर वही लिखा, ये छोटा सा जो यूनिट है इधर ना, ये जैसे मान लीजिए 4 नंबर जो है आपका स्टीम टरबाइन है। टरबाइन के बाद यहां पर क्योंकि स्टीम एक्सपैंड हो गया तो कूल होगा, ठंडा होगा, कंडेंस होगा, तो कंडेंसर भी बना है। ये जनरेटर का हिस्सा है। चलिए तो अब वापस उसको देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं उसके। कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं होगा। एयर को कंप्रेस करना है, कंबसन, उसके बाद जो कंबसन करना है प्रेशर में करना है कि जो फूंक मारते हैं, मान लीजिए सुपरसोनिक स्पीड में कंप्रेस्ड एयर के साथ फूंक मार दिए, वही समझना है। आग उससे थोड़ा सा वाइगरस जलेगा। तो एयर इज कंप्रेस्ड, कंबसन अंडर प्रेशर एंड हॉट गैसेस जो होंगी, अब क्योंकि उसके अंदर आपने मैंने थोड़ा सा कंप्रेस्ड एयर दिया हुआ है तो जो हॉट गैस होगा बड़ा तेज वेलोसिटी से फिर वो जाएगा बाहर। तो हॉट गैसेस बहुत तेजी से वाटर ट्यूब की तरफ आती हैं और बहुत उसको जल्दी गर्म करती हैं। फाइनली एग्जॉस्ट गैस को हम लोग निकाल देते हैं। एग्जॉस्ट गैस टरबाइन में चल जाती है और उससे कंप्रेसर चलता है। ठीक है ना, मैंने वही वाला एग्जॉस्ट गैस वापस, जैसे हम लोग का गाड़ी होता है, ये मान लीजिए आपके पास गाड़ी है और उसको मैं थोड़ा वाइट से बना दूं। ये गाड़ी है और ये गाड़ी क्या है, आप इसको टर्बो चार्ज्ड तरीके से चलाना चाह रहे हैं। तो आपका जो इंजन है, मान लीजिए ये इंजन का यूनिट है। ये इंजन में एक तरफ से ऑयल आया, एक तरफ से एयर आया, यहां पर कंबसन हुआ इस एरिया में। एक एक सिलेंडर पिस्टन नहीं बना रहा हूं, कंबसन खाली दिखा रहा हूं। इस कंबसन से जो एग्जॉस्ट निकला, तो एग्जॉस्ट का डायरेक्ट अगर आपका टर्बो चार्ज्ड इंजन नहीं होता तो सीधे ये एग्जॉस्ट कहां चला जाता आपका, उस तरफ, माने एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाता पाइप से। उसके जगह पे हम क्या करते हैं, अगर ये टर्बो चार्जर आपको यूज करना है तो ये जो एग्जॉस्ट का प्रेशर से निकला ना, एग्जॉस्ट का जो यहां से निकला, एक सेकेंड, ये जो एग्जॉस्ट निकला इसी से हम टरबाइन को घुमा लेते हैं। और ये टरबाइन जो घूमता है तो ये टरबाइन जो है हवा को खींचता है अपने तरफ, उसको कंप्रेस करके वापस कंबसन चेंबर में डालता है, जिसकी वजह से गाड़ी को एक्स्ट्रा ताकत मिलता है। तो टर्बो चार्ज इंजन ऐसे काम करता है। अब इसमें सेम टेक्नोलॉजी हमने यूज कर लिया है वहां पर उस वाले इंजन में, वेलॉक्स बॉयलर में, कि जो आपका यहां पर दिख रहा है इस एरिया में, इस हिस्से में, कि यहां से फाइनली जो भी टरबाइन यहां से, मान लीजिए कि यहां से हॉट गैसेस हैं, इस तरह से आई, यहां मूव हुई और फिर ये हॉट गैस जो है हमने बाहर निकाल लिया है इस जगह से, और उसी से कंप्रेसर को घुमा रहे हैं, उसी से टरबाइन को मूव कर रहे हैं और फिर एयर को कंप्रेस किया जा रहा है। तो बाकी जो प्रक्रिया है बड़ा सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वेलॉक्स जो बॉयलर है,
ये अपने श्रृंखला में, अपने कड़ी में जो भी मॉडर्न बॉयलर्स हुआ करते थे उसमें ये आखिरी है बॉयलर। इसके बाद जो बॉयलर्स आए वो अत्याधुनिक बॉयलर्स आ गए, और हर तरह से मतलब उसके अंदर वही मैंने कोई एक बॉयलर नहीं रहेगा, एक ही बॉयलर को लेकर के मॉडिफाई कर दिया कि उसमें बैक पास देकर के उधर पे इकोनोमाइजर कॉइल उधर शिफ्ट कर दिया गया, रीहीटर कॉइल ईयर। तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं है, अब उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। उसमें रीजनरेटिव लगाया गया कॉइल, रीजनरेटिव किया गया, रीहीट के लिए कॉइल अलग से डाला गया, डिविजनल सुपर हीटर अलग होगा, प्लैटन सुपर हीटर अलग होगा, ये सब चीज़ें की गई। अब मैंने टेक्नोलॉजी के अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं किए, जितने कंसेप्ट आ गए थे उतने ही कंसेप्ट को वहाँ दिया गया, ठीक है ना। यही गैस टरबाइन आप देखेंगे हवाई जहाज में भी यूज होता है। जो प्लेन है तो प्लेन के अंदर भी गैस टरबाइन ही होता है बेसिकली, कि यहाँ से आपने फ्यूल वगैरह विंग से यहाँ पे डाल दिया और कंबसन चेंबर बनाते हैं यहाँ पे, और जो भी है कंप्रेसर यहाँ लगाते हैं कंप्रेसर, और हवाई जहाज का फ्यूल ऐसे दिखता है। ये कंप्रेसर ड्राइव करेगा तो इसके पीछे टरबाइन लगा हुआ है, दोनों साइड पे टरबाइन लगा होता है और इस तरह का वो फ्यूल होता है, इस तरह का वो इंजन होता है। तो ये टरबाइन चला इस वाले से, ये टरबाइन के ऊपर यही शाफ्ट, इसी शाफ्ट पे ये कंप्रेसर ये है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, हवा को खींचेगा। जितना तेज हवा अंदर जाएगा ये टरबाइन पे और ज़्यादा मूवमेंट होगा, माने वहाँ हवा और ज़्यादा एक्सपैंड होगी और थ्रस्ट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो यही गैस टरबाइन का प्रिंसिपल इस वेलॉक्स बॉयलर में भी यूज़ किया गया है। तो वहाँ गैस टरबाइन भी है और नॉर्मल स्टीम टरबाइन भी है, दोनों हैं। इसीलिए इसको कहा गया कंबाइंड साइकिल टाइप ऑफ बॉयलर। चलिए, तो हमने देखा यहाँ तक कि अब चीज़ें कुछ इस तरह से हो गई हैं। एक बार इनका सबका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा बॉयलर हमने आज देखा और ये मॉडर्न बॉयलर से, क्योंकि अब यहाँ से आगे जो चलना है हम लोग को बॉयलर डायग्राम, क्योंकि मेजॉरिटी आप चीज़ें अब समझ जाएंगे आप बॉयलर में क्या होता है। हमने सबसे पहले देखा था बेंसन बॉयलर, और ये जो बेंसन बॉयलर था ये कैसा बॉयलर था, कंसेप्ट मैंने सर्कुलेशन कैसा था, वंस थ्रू टाइप, मतलब ड्रम नहीं था उसमें, ठीक है, मतलब स्टीम ड्रम नहीं था, और प्रेशर रेंज भी था कैसा, सुपर क्रिटिकल प्रेशर रेंज, क्योंकि जहाँ ऑब्वियस बात है जहाँ ड्रम नहीं होगा, वंस थ्रू टाइप के होंगे तो वहाँ पे वो सुपर क्रिटिकल रेंज पे ही काम करेगा, तभी तो ड्रम का जरूरत नहीं। एफिशिएंसी बहुत हाई है, कॉम्पैक्ट बॉयलर है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ला माउंट बॉयलर क्या है कि यहाँ पे पंप इंट्रोड्यूस हुआ था, कंसेप्ट में हमने देखा था कि दे इंट्रोड्यूस्ड अ पंप टू सर्कुलेट द वर्किंग फ्लूइड इन द सर्किट। अब ये पंप आ गया तो ड्रम तो है ही है, और यहाँ पर ये भी प्रेशर भी है, हाई है, सब क्रिटिकल है, लेकिन मैंने 220 बार से नीचे, 221 बार से नीचे का प्रेशर, सेफ है, ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करता है, बाद बाकी चीजें पंप पे डिपेंड करता है, फोर्स सर्कुलेशन है क्योंकि। लॉफलर बॉयलर, यहां पर नॉर्मल स्टीम का सर्कुलेशन है, ड्रम है, यस, हाई है, लेकिन प्रेशर सब क्रिटिकल है, और स्केलिंग नहीं होता है फर्नेस में, क्योंकि फर्नेस जो है ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। फर्नेस में तब होगा स्केलिंग जब यहाँ पे नीचे से उसके तरफ वैसा हीट मूव करेगा। बल्कि है, कॉम्प्लेक्स होता है, यही इसका ड्रॉबैक है। और फाइनली वेलॉक्स बॉयलर, तो ये क्योंकि कंबाइंड साइकिल है, कंबाइंड, तो फोर्स सर्कुलेशन भी है, टरबाइन भी है, यहाँ पे टर्बो दोनों हैं, यहाँ पर भी ड्रम होता है, स्टीम ड्रम, हाई प्रेशर पे यूज़ करते हैं, और स्टीम जनरेशन यहाँ जल्दी होता है, रैपिड स्टीम जनरेशन। बाद बाकी चीज़ें मैंने इंडस्ट्री के लिए इसको बड़े स्केल पे अगर कोई यूज़ करना चाहेगा तो उसका सर घूम जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंबाइंड साइकिल, एक गैस टरबाइन भी यूज़ करेंगे, स्टीम टरबाइन भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। एक नॉर्मल सा फर्नेस, सबसे अच्छा अगर सबसे सिंपल बॉयलर क्या था, बेंसन, जिसमें आप देखेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं थी। एक पूरा खड़ा किया आपने बॉयलर का स्ट्रक्चर, वहाँ पर नीचे फर्नेस में आग जलाइए, यहाँ से चुपचाप अपना जो सुपर हीटर है वो हीट होगा और फिर फाइनली उसको बाहर देगा, बस इतना ही करना था उसमें, और कोई उसमें झंझट उस तरह का नहीं था, सिंपल। तो इसी बॉयलर में आगे बढ़ा है सब कुछ, माने सेम बॉयलर जो बेंसन बॉयलर है, इसी बॉयलर के थ्रू हम लोग आगे अपना काम कर रहे हैं और चीज़ें इसी में मॉडिफाई कर करके थोड़ा सा चेंजेस कर करके यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है कि सिग्निफिकेंस। अब ये तो बेसिकली सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए ही है, क्योंकि मैं ये जहाँ भी हम लोग को आंसर राइटिंग करना होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है इस चैप्टर से कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न बॉयलर्स। मॉडर्न बॉयलर ऐसा तो नहीं लिखेंगे तो घूम जाएगा, फिर उसमें बहुत ज़्यादा वो वाइड हो जाएगा ना उसका पर्सपेक्टिव। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 20th सेंचुरी बॉयलर्स, क्या इंपॉर्टेंस है 20th सेंचुरी के बॉयलर्स का, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस यही होगा कि सबसे पहले तो दे रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशन टू मॉडर्न पावर जनरेशन।
आज जो हम लोग हज़ारों मेगावाट का पावर जनरेशन कर रहे हैं एक एक बॉयलर से, एक एक पावर प्लांट से, वो किसका देना है? अगर मान लीजिए कि ये ट्रांजिशन नहीं होता, हम लोग अभी भी फायर ट्यूब बॉयलर्स पे ही अटके रहते, तो एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होता, उतना पावर जनरेशन कर भी नहीं पाते। साथ में दे ओवरकेम द लिमिटेशंस ऑफ अर्लियर फायर ट्यूब एंड सिंपल वाटर ट्यूब बॉयलर्स, ये सब तो हमने समझा है यहाँ पे। एंड तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि दे इंट्रोड्यूस्ड फोर्स सर्कुलेशन। अब आंसर लिखने का ट्रिक यही होता है कि जो पीछे हमने पढ़ा एक एक टेक्नोलॉजी, वो कंसेप्ट्स को यहाँ डाल दीजिए कि दे इंट्रोड्यूस्ड फोर्स सर्कुलेशन, सुपर क्रिटिकल प्रेशर एंड गैस टर्बाइन इंटीग्रेशन, जिसको कंबाइंड साइकिल भी कह रहे हैं। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड कंबाइंड साइकिल ऑपरेशंस, जिसमें गैस टर्बाइन भी होगा, स्टीम टर्बाइन भी होगा। एंड इनके वजह से इनका लेगेसी क्या रहा कि यही बॉयलर्स को हम लोग उठा करके, यही बॉयलर्स को एज अ रेफरेंस यूज करके हम लोग और भी चेंजेस करके मतलब अपना आज का बॉयलर्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कि इट पेव्ड द वे फॉर टुडेज सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स एज वेल एज कंबाइंड साइकिल प्लांट्स। तो ये तो चलिए उतना यूज नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सुपर क्रिटिकल ही ज़्यादा हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उस पर। अब वेलॉक्स बॉयलर के बाद क्या? तो वेलॉक्स बॉयलर के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल कि जैसे बैबकॉक विलकॉक्स है, बेंसन बॉयलर है, स्टर्लिंग बॉयलर है, इन्हीं का एडवांस्ड वर्जन आज हम लोग यूज़ करते हैं। इन्हीं के अंदर हम लोग कई तरीके का और भी सर्किट्स लगा करके यूज़ करते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा ये सब चीज़ें। नेचुरल सर्कुलेशन अभी भी डोमिनेंट रहा है, जिसमें 40 से 60 बार पे ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये अब डोमिनेंट नहीं रहा। ये 1930 से लेकर के हो सकता है कि मान लीजिए 2000 तक रहा होगा, जहाँ छोटा बॉयलर्स का रिक्वायरमेंट हुआ करता था। अब ये उतना रेलेवेंट नहीं है, अब हर जगह पे फोर्स सर्कुलेशन ही बॉयलर्स के अंदर देखने को मिलेगा। देन ग्रेजुअल राइज इन सुपर हीटर्स एंड रीहीटर्स फॉर इफिशियंसी, जो मैंने आपको बताया था एक वाले उस वाले डायग्राम में, कि अगर आपको इंटरमीडिएट टरबाइन आपने मूव करा लिया, हाई प्रेशर टरबाइन मूव करा लिया, यहाँ से यहाँ से वो स्टीम निकाल लीजिए, दोबारा बॉयलर में गर्म कर लीजिए, फिर वहाँ पे गर्म होने के बाद फिर आगे दे दीजिए इंटरमीडिएट टरबाइन पे, फिर टरबाइन से फिर दोबारा निकाल लीजिए, फिर वहाँ गर्म कर लीजिए, ये करना नहीं, इसको रीहीटिंग कहते हैं। तो ये सारे वेलॉक्स बॉयलर के बाद आने वाले, जो उस कड़ी में जो बॉयलर्स थे उसके बाद आने वाले जो बॉयलर्स थे उनके साथ ये हुआ। अब जो हमारा बॉयलर का स्वरूप है वो कुछ ऐसा हो गया, जिसको मान लीजिए कि अगर आपको कुछ भी पहले से उस तरह का बॉयलर में समझ नहीं आता है या आता है तो भी, तो बेसिकली ये मान लीजिए इसको बेंसन बॉयलर, जिसमें ये नीचे से हीट हो रहा था, हीट होने के बाद ये सारा चीज़ यहाँ से मूव कर रहा है, ये एक सेट हो गया। मतलब यहाँ पे आपको गर्म करना है, और गर्म करने के बाद ये जो पूरा कुछ है, जो फ्लू गैसेस हैं, ये एक ऐसे करके ऐसे जा रहा है बस। अब यहां इस एरिया में, क्योंकि ये अब जो फर्नेस का साइज है वो भी बहुत बड़ा है, तो फर्नेस के एरिया में डायरेक्ट रेडिएशन से गर्म होगी जो भी चीज होगी, और उसके बाद ये कन्वेक्शन से गर्म होगी बाकी की चीजें। तो कहां चेंज किया गया है? वही वाले चीज को वहां उठा कर दिया गया है। ड्रम को यहां रखा गया, उसमें ड्रम यहां दिख रहा था कहीं पे, तो ड्रम को शिफ्ट किया गया ऊपर। तो अब ये जो बॉयलर ड्रम है, इसमें इकोनोमाइजर से पानी डालिए, इकोनोमाइजर से पानी डालने के बाद ये डाउन कमर से नीचे आया, वाटर वॉल में गर्म हुआ, उसके बाद वो सुपर हीटर से फिर ऊपर की तरफ गया, सुपर हीटर कॉइल्स में। तो इसमें अब दिक्कत है कहाँ? इसमें तो दिक्कत कहीं पे है ही नहीं। प्लेटन सुपर हीटर, इधर मान लीजिए कि फाइनल सुपर हीटर, डिविजनल सुपर हीटर, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इकोनोमाइजर 1, इकोनोमाइजर 2, और इनको क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं मान लीजिए APH से, है ना। जैसे यहाँ पर APH A, APH B वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए, मैं तो कॉम्प्लेक्स उसको नहीं बनाना चाह रहा हूँ, अभी उसको आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को समझेंगे कि इसका डायग्राम वगैरह कैसे बनाते हैं, अगले क्लास में समझेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो उसको आप बता सकते हैं। क्लियर? फिर यहाँ से शुरू करेंगे इसी जगह से कि अब ये बॉयलर्स कैसे काम करते हैं, इनका डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहले मेजर कंपोनेंट, पहले सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, कैसा डायग्राम होता है। फिर बॉयलर माउंटिंग्स, कि अब जो बॉयलर है तो इसके अंदर क्या क्या माउंटिंग्स लगाते हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो पहले ब्रॉड चीज़ों से छोटा में नैरो डाउन करना है बस उसको। अगर पहले ही नैरो डाउन में फंसेंगे जाकर के कि अरे ये तो प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम ऐसे काम ही नहीं कर रहा है, ये सेफ्टी वाल्व का यहाँ पे ऑपरेशन ऐसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये वो आर्च है, वो रियर आर्च है, ये फ्रंट आर्च, ये सब करने लगेंगे शुरू में ही तो बहुत दिक्कत होगी। पहले ब्रॉड चीज़ों को, ये ब्रॉड चीज़ें हम लोग समझ गए। अब हर चीज़ के अंदर अपना अपना सिस्टम होगा। एक सुपर हीटर उठाएंगे, प्लेटन सुपर हीटर, सिर्फ उसको पढ़ेंगे, फिर डिविजनल सुपर हीटर उठाएंगे, सिर्फ उसको पढ़ेंगे, और ऐसे ही हम सारा चीज़ों को करते चलेंगे साथ में, तब जाकर के ये क्लैरिटी से हम लोग को समझ में आएगा। तो पहले ओवरव्यू और सारी चीज़ों का हम लोग, तो अब तक हमने क्या सीखा उसको थोड़ा सा समराइज कर लें। अब तक हमने ये सीखा
कि जो भी बॉयलर्स थे, बॉयलर जो होता है बेसिकली, बॉयलर का हमने परिभाषा सीखा अब तक कि बॉयलर डेफिनेशन क्या है, कि बॉयलर एक ऐसा चीज़ है जो प्रेशराइज होकर के काम करता है और फाइनली सुपर हीटेड स्टीम ले करके उससे हम लोग अलग अलग चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। या तो सिलेंडर पिस्टन का मैकेनिज्म मूव करेंगे या फिर आप किसी टरबाइन को डायरेक्टली मूव करा सकते हैं उस चीज़ से। ठीक है। दूसरा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, बॉयलर्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसके अंदर शुरुआत में जो एलोपाइल ने बॉयलर बनाया था वो बॉयलर था भी नहीं, नॉर्मल सा उनका जो डिवाइस था, थर्मल डिवाइस जो उन्होंने बनाया, वहाँ से चीज़ें किस तरह से मूव करते गई। और फिर उसके अंदर हमने हर तरह का बॉयलर देखा, जो प्री 20th सेंचुरी बॉयलर्स थे उनको भी देखा हमने, 20th सेंचुरी के जो मॉडर्न बॉयलर्स थे उनको भी देखा हमने, मॉडर्न बॉयलर्स ये कैसे काम करते हैं। अब करंट में जो पोस्ट 1930s मतलब पोस्ट वोलेक्स बॉयलर या वेलॉक्स बॉयलर जो बॉयलर्स आए, जिसको हम लोग करेंटली यूज़ करते हैं, जो BHEL बना रहा है या फिर जो भी कंपनीज मिल करके बनाती हैं बॉयलर्स, उसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अब उसको पढ़ना हमें समझना है। तो हिस्टोरिकल बॉयलर, बॉयलर का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने उसको कवर किया। अब आएंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा थर्ड में, वो रहेगा बॉयलर डायग्राम, कि इसका डायग्राम बनता कैसे है और डायग्राम में मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मैं डायरेक्ट डायग्राम पे नहीं आ जाएंगे, उसको पहले कंपोनेंट समझेंगे, टाइप्स ऑफ बॉयलर समझेंगे, इन सब के बाद ही डायग्राम पे आएंगे। तो वो चिंता नहीं करना है कि डायग्राम हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो ऐसा टॉपिक दिया ना कि बॉयलर का डायग्राम, तो डायरेक्ट ये मान के चलिए कि एग्जाम में डायग्राम ही पूछेगा। क्लियर? तो उसके लिए आप रेडी रहिए डायग्राम बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। तो एक स्टैंडर्ड डायग्राम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसे कंपोनेंट्स को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे।